अभी स्टार्ट हुई है। देखो सुना, कल का जो एग्जाम हुआ ना 14 फरवरी का 14 फरवरी का, यस सर। उसमें मैंने क्वेश्चन देखे कौन-कौन से आए हैं। जो 14 फरवरी को जो क्वेश्चन आए हैं, 14 फरवरी को जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं बहुत ईजी आए हैं, और जो कल मैं आपको पढ़ा के गया हूँ ना, कोहलबर्ग वाला, नैतिक विकास। उसने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस साइकोलॉजिस्ट ने मोरल डेवलपमेंट पर बल दिया है या नैतिक विकास के सिद्धांत पर बल दिया है? तो उसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जीन पियाजे, एक ऑप्शन उसने रखा था वाइगोस्की, और एक ऑप्शन रखा था कोहलबर्ग, और एक अलग और रखा था जो स्टूडेंट को याद नहीं था। तो जो कोहलबर्ग है वो कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया जो मैं कल आपको पढ़ा के गया हूँ, मोरल डेवलपमेंट। और एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ाई है ना, ये किसने दिया? स्किनर ने। जी, ये फैक्चुअल पूछी जा रही है। आरएस और एसआर, ये किसकी है? स्किनर की। ये किसकी है? थॉर्नडाइक की। तो जो 14 फरवरी, आर्ट्स में क्या फर्क है? एक ही नहीं है ये दोनों। अरे पहले स्टिमुलस को बल दे रहा है, वो पहले रेस्पॉन्स को बल दे रहा है। मैंने आपको नोट डाल के एक चीज बताई थी, जब थॉर्नडाइक पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक आवश्यक है, बिना उद्दीपक के, बिना स्टिमुलस के तो कोई भी प्रूफ हो नहीं सकता, इन्होंने ये कहा था। लेकिन स्किनर ने ये कहा था कि जब तक रेस्पॉन्स यानी किसी भी व्यक्ति की उसको रेस्पॉन्स नहीं देंगे, क्रिया को रेस्पॉन्स यानी उसको फीडबैक नहीं देंगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो सही क्रिया कर रहा है या गलत क्रिया कर रहा है। समझना, मैंने आपको पढ़ाया था एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, फिर उसके बाद पढ़ाया मैंने आर एस थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेंट, और इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था उद्दीपक। मतलब इन दोनों ने डिफरेंट ये किया है कि स्किनर तो ये कहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक पशु या प्रत्येक प्राणी की अनुक्रिया को महत्व देंगे, जबकि थॉर्नडाइक ये कहता है कि अनुक्रिया तो ठीक है कर लेगा, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी वस्तु या ऐसा कोई स्टिमुलस तो रखो जिसको देखकर वो अनुक्रिया करे। दोनों में डिफरेंट ये है और कुछ नहीं है। आज पढ़ते हैं संवेग वाला चैप्टर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो संवेग किसे कहते हैं, थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर ले। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमोशन। सर पहले भी करवाया था ना संवेग। अभी नहीं कराया। सर केवीएस में सीटेट जैसी सीडीपी नहीं आएगी? हाँ सीटेट जैसी आती है, बट थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन सीटेट और केवीएस की सेम सी आती है। देखो मैंने आपको एक बात बताई है, जो मैं उस दिन आपको ये बताया था लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और मल्टी लैंग्वेज और जीन पेगेट और वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये तो मोस्टली आने आने और सबसे क्वेश्चन ये लेके आएंगे। देखो लीडरशिप से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, लीडरशिप से एक क्वेश्चन आ रहा है, बस ये ध्यान रखना, एक बस। उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन बना रहा है वो ये कह रहा है, मान लीजिए एक विद्यालय संरचना है या एक विद्यालय संगठन है, इसका निर्माण करने के लिए एक अच्छे लीडरशिप की कौन-कौन सी विशेषता हो सकती है, क्या विशेषता हो सकती है। अब इसी से जोड़कर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जो मैं कल भी आपको पढ़ा के गया हूं, सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन मैं आपको पढ़ा के गया हूं। इसके दो फैक्टर पढ़ा के गया हूं मैं आपको, कल भी मैंने आपको पढ़ाए थे प्राइमरी, और दूसरा कौन सा पढ़ाया मैंने, सेकेंडरी। अब कल वाले पेपर में उसने ये वाला पूछा है कि जो स्कूल है वो सोशलाइजेशन का प्राथमिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। उसने ये वाला पूछा था, कौन सा है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी है। प्राइमरी में मैंने आपको फैमिली पढ़ाई थी और पड़ोस पढ़ाया था। यस सर। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन ज्यादा मैं लास्ट में आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन में लिख के लेके आया हूं, थोड़ा पहले संवेग को देख लेते हैं, ठीक है? देखो ठीक है सर। संवेग, इसको बोलते हैं इमोशन। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के। सर इमोशन आपने करवा तो दिया था पहले? करवा दिया, करवाया था, कुछ तो करवाया था सर इसके बारे में, मैंने लिखा था। एक बता दिया था जब मैंने आपको सेस अवस्था पढ़ाई थी, इन्फेंसी स्टेज जो पढ़ाई थी उसमें बता दिया था, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। समझना, इससे कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा केवीएस में, उसमें एचपीएससी में, या क्रोधित होना। सर एचपीएससी तो नेट वाले क्वेश्चंस उठाएंगे, थोड़ा वो भी देख लेना जो सीडीपी वाले जो आते हैं ना नेट में, वो वाले भी देख लेंगे। ऐसा देखो एचपीएससी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है सर नेट में। हां जी सर, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग होता है। सर उनको नहीं पता क्या देना, वो कॉपी पेस्ट करेंगे और वो नेट वाले उठाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो। टीचिंग एप्टीट्यूड इसने बिल्कुल भी नहीं रखा यहाँ पर। टीचिंग एप्टीट्यूड अलग होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको तीन चीज पढ़नी होती है जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। एक मैंने आपको पढ़ाया मेमोरी लेवल, और दूसरा मैं पढ़ा के हूं अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा मैं आपको पढ़ा के हूं रिफ्लेक्टिव या थिंकिंग लेवल, यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और इन तीनों को ध्यान में रखकर एक टीचर की जो थिंकिंग है एक बच्चे को लेकर, उसको पूरा टीचर एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें ऐसा उसने कुछ भी नहीं रखा आपके सिलेबस में, कुछ भी नहीं रखा। अभी इसमें रखा है इमोशंस, इंटेलिजेंस एंड इंप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब टीचिंग लर्निंग मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब वो बात यहां पर ये क्वेश्चन करेगा यहां से, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए संवेग किसे कहते हैं, मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं, कौन-कौन से संवेग होते हैं, संवेग के फादर्स कौन है, मूल प्रवृत्ति के फादर्स कौन है, पहला संवेग कौन सा आया, संवेग का पता किसने लगाया, या मान लीजिए एक संवेग आता है हमारा भय, इसको दूर करने के लिए किस मूल प्रवृत्ति को लाया गया, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा यहां से। अगर एक क्वेश्चन पेडागोजी में पूछेगा तो वो ये वाला पूछ सकता है कि संवेग जन्मजात होते हैं, क्या क्षणिक होते हैं, क्या स्थायी होते हैं, क्या अस्थायी होते हैं, या संवेग को क्यों लाया गया, या संवेग से व्यक्ति के व्यवहार में, शरीर में किस-किस में परिवर्तन आता है। अगर वो समझ के आधार पर क्वेश्चन बनाएगा तो, अन्यथा वो फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछेगा। अब तक जो पेडागोजी का जो केवीएस का पेपर हुआ है उसमें ये समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं हम उसने 30 से 40 क्वेश्चन रखे, 30 से 40 क्वेश्चन रखेगा, जो भी क्वेश्चन रखेंगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन वो समझ के बना रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन को फैक्चुअल पूछा है। अब उसने वाला पूछ लिया तत्परता का नियम, रेडनेस वाला जो है तत्परता का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया। नेट विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया। जेडपीटी पेपर किसने दिया है। अब कल वाले पेपर में क्वेश्चन ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये कौन सा है। अब इसका एग्जांपल दिया यानी सीखने का आकलन कौन सा, तो मैंने आपको पहले बता दिया जो लास्ट में होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो चलिए अब कल के पेपर में क्वेश्चन ये और पूछा उसने यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट मैंने आपको इवैल्यूएशन पढ़ाया था, तो इवैल्यूएशन मैंने दो पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था फॉर्मेटिव और एक पढ़ाया था समेटिव। जो यूनिट टेस्ट होता है वो किसमें होता है, फॉर्मेटिव होगा सर। फॉर्मेटिव में पूछा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा, पहले थोड़ा इमोशंस दिखते हैं। असेसमेंट वाला भी बताना, अभी क्या बता रहे थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कल वाला पेपर क्वेश्चन में ये वाला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जांपल है। सर काउंसलिंग के ऊपर भी आ रहा है, काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर। मैंने गाइडेंस काउंसलिंग का निर्देशन परामर्श पढ़ाया नहीं मैंने आपको। सर ये हिंदी इंग्लिश का एक चक्कर हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगा, अभी रुका सर ये कहां करा जो निर्देशन पर गाइडेंस काउंसलिंग में पढ़ाया नहीं आपको। नहीं पढ़ाया सर आपने। नहीं सर ये तो नहीं पढ़ाया सर, ये आ रहे हैं सर पेपर में, केवीएस वाले पेपर में आ रहे हैं काउंसलिंग के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर। अब सिलेबस में तो उसने दे नहीं रखा है, तो पढ़ा दूंगा फिर बता देंगे। अब थोड़ा इसको सर एक बार असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाला बता दो। ये होता है सीखने का। सर एक ये टॉपिक भी है ना, ऐसे कैपिटल एस कैपिटल क्यू 4 आर, ये क्या होता है। अभी सुनो, देखो ये क्या होता है कि सीखने का आकलन होता है। इसका जब भी एग्जांपल आएगा तो जब एक व्यक्ति किसी कार्य को समाप्त करने के बाद, जब वो किसी कार्य को समाप्त करने के बाद उसकी जांच करेगा, वो कौन सा कहलाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। अब इसी के साथ में एक और आता है असेसमेंट
फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग। इसकी वीडियो मैं डाल दूंगी यूट्यूब अपने ग्रुप में, देख लेना अच्छे से। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, ये किसी कार्य को करते समय बीच-बीच में चेक किया जाएगा। यानी किसी कार्य को कर रहे हैं तो बीच-बीच में उसकी जांच कर लें। जो मैंने इसका एक एग्जांपल ये वाला भी बताया था कि एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चखता है। मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं, चावल आपके भगोने में बने हुए हैं, तो चावल बार-बार आप निकाल के 2 मिनट कैसे देखते हैं ना, तो जैसे थोड़ा आपको लगेगा टाइट है अभी चावल, तो बीच-बीच में चेक कर रहे हो ना, वो कौन सा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। लेकिन अगर आपने चावल प्रेशर कुकर में बनाए हैं और आपको ये पता है कि 2 सीटी में चावल बन जाएंगे, तो 2 सीटी लगी, उसके बाद चावलों को निकाल के आपने उसमें रख लिया, वो कौन सा है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। किसी कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद उसको देखें कि सही हुआ गलत, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। किसी कार्य को बीच-बीच में करें, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब थोड़ा इमोशंस देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझना, पहले थोड़ा इनके जनक की बात पहले आपसे पूछेगा भी। देखो, अगर वो ये पूछता है कि संवेग के जनक कौन है, समझना। अगर इसके फादर्स की बात करता है तो आपको लगाने बोर्ड्स। उसके बाद वो ये पूछेगा कि इसका पता किसने लगाया, तो आपको बताना है अमेरिका की एक ब्रिजेज नामक महिला थी। ये मैंने आपको बताया था, ब्रिजेज नामक महिला थी। अब उसके बाद ये पूछ सकता है कि संवेग पर कार्य किसने किया है, तो आपको बताना है मैकडूगल। अब उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि इसका संवेग का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है मूल प्रवृत्ति या भाव। अब वो ये पूछेगा कि पहला संवेग कौन सा होता है, सर इसका जनक वर्षन है। पहला संवेग कौन सा होता है, कौन सा? आपको बताना है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुल संवेग कितने होते हैं, तो आपको बताने 14। अगर आपसे ये पूछे कुल मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, तो आपको बतानी है 14। अगर आपसे ये पूछे चेहरे के कितने होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको बताने 6। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको डार्क पूछेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए वो ये कहता है कि मूल प्रवृत्ति को क्यों लाया गया, नोट डाल के यहाँ पर लिखता हूँ। देखो समझना, वो ये पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति को क्यों लाया गया। मैकडूगल नामक जो मनोवैज्ञानिक था, उसने जो मूल प्रवृत्ति 14 बताई है, वो उनको लाने का मेन रीजन क्या था, तो आपको समझना है कि देखो संवेगों को दूर करने या उन पर कंट्रोल करने के लिए मूल प्रवृत्ति को लाया गया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, देखो समझना। सर इसको मूल प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, एक बार ये बता दो। मूल प्रवृत्ति, देखो मूल प्रवृत्ति की अगर वो जनक की बात करे तो आपको कौन लगाने हैं, मैकडूगल। कौन लगाने, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब देखो एक बात समझना कि मूल प्रवृत्ति शब्द अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी डेफिनेशन हो, मूल प्रवृत्ति शब्द ये वाला दिखाई दे रहा है, तो आपको बताने इसके जनक कौन बताने, मैकडूगल बताने। यानी मूल प्रवृत्ति के जो जनक मैंने आपको बताए वो मैकडूगल बताए। अब मैंने यहाँ पर ये भी बात बताई आपको, कुल मूल प्रवृत्ति कितनी होती है और कुल संवेग कितने होते हैं और चेहरे के संवेग कितने होते हैं, पहला संवेग कौन सा होता है और मूल प्रवृत्ति को लाने का मैंने उद्देश्य क्या था। पहली बात समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मान लीजिए जो मैंने इमोशंस लिखे हैं, इनको जन्मजात लिख दिया अर्जित, ये हमेशा कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। अब संवेग जो व्यक्ति में आएंगे तभी उसको एक जीवित प्राणी माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में संवेग नहीं है तो उस व्यक्ति को जीवित प्राणी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो संवेग है उसको इंग्लिश में इमोशन बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, इमोवेस हुई है, जिसका अर्थ उत्तेजित होना, क्रोधित होना, या फिर एक और शब्द में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, व्यवहार परिवर्तन। यानी व्यवहार परिवर्तन, यानी जब एक व्यक्ति के व्यवहार में संवेग आएंगे या कोई भी ऐसा संवेग उसके शरीर में उत्पन्न होकर आएगा तो उसको क्रोधित होगा, उत्तेजित होगा या उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो ये समझ लीजिए कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होने पर उसमें कोई संवेग आ रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं, जैसे समझना इसको, जैसे अब इसको समझते, मान लीजिए किसी को गुस्सा आ रहा है, जब उसको गुस्सा आएगा तो उसका शरीर परिवर्तित होगा, बिहेवियर चेंज होगा, उसकी आंखें लाल होंगी, होंठ सूख जाएंगे और बिल्कुल लाल पड़ जाएगा, तब पक पाएगा ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसका तात्पर्य हम ये कहेंगे कि उसे क्रोध या गुस्सा आ रहा है या प्रसन्नता आ रही है या वो खुश हो रहा है, क्या कहेंगे, गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है। यानी मान लीजिए किसी के चेहरे को देखकर हम ये पता लगा लें कि इसको गुस्सा आ रहा है, कि भूख लग रही है, कि प्यास लग रही है, कि नींद आ रही है, कि जिज्ञासा हो रही है, जो कुछ भी हो उसको देख के पता लगा लेना, वो हमारा क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने एक शब्द आपको लिखा है इसी वजह से कि मान लीजिए जब ये वाला कार्य हो रहा है किसी व्यक्ति का, ये वाला कार्य हो रहा है, तो ये समझ लीजिए किसकी उत्पत्ति हो रही है, उसमें किसकी उत्पत्ति हो रही है, इमोशंस की उत्पत्ति हो रही है, संवेग की उत्पत्ति हो रही है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये है, समझना इसको, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ए और बी दोस्त दोनों केवीएस की तैयारी बहुत जोर शोरों से कर रहे हैं। मान लीजिए ये वाला डेली 12 से 14 घंटे पढ़ता है और ये वाला जो व्यक्ति है 6 से 7 घंटे पढ़ता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब एग्जाम हुआ, एग्जाम देने के बाद दोनों पास हो जाते हैं, तो इसके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 120 और इसके जो मार्क्स आते हैं उसके मार्क्स आते हैं 150। अब इन दोनों की जॉइनिंग होती है, तो इस वाले व्यक्ति की जो जॉइनिंग है मान लीजिए घर के पास में हो जाती है, और इस वाले की जो जॉइनिंग है वो घर से बहुत दूर हो जाती है, दोनों खुश हैं, सबसे ज्यादा ये वाला खुश है और ये अपनी खुशी इसको बताने आया है। और तो 150 का तो पेपर ही होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, दोबारा देखना, पहले समझो मैं कहां समझा रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया, समझा रहा हूं इमोशंस कैसे होते हैं, समझे। जब ये वाला व्यक्ति अपनी खुशी बताने के लिए इसको आता है और ये ऑलरेडी पहले परेशान है, क्योंकि मैंने तो 12 से 14 घंटे पढ़ाई की, तो उसने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की, वो पहले ज्यादा नंबर लिया, उसके घर के पास जो है वो मेरे घर के दूर हुई है। जब ये व्यक्ति इसको बताने के लिए आता है और ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल चेहरे पर नीरसता है, जब ये वाला व्यक्ति इसको बताने आया और इसने देखा कि इसके चेहरे पर नीरसता है, बिल्कुल शांत है, तो पहले वो अपनी खुशी बताएगा या पहले उससे ये पूछेगा क्या बात हुई, परेशान क्यों है, क्या पूछेगा, क्या करेगा, परेशानी पूछेगा पहले पूछेगा कि तुम परेशान कैसे बैठे हो। तो ये जो व्यक्ति ये वाला बैठा था इसने पहले बता दिया था कि तू आके मुझे पूछे, नहीं ना, क्योंकि उसने किसके आधार पर पूछा, उससे किसके आधार पर पूछा, परिवर्तन। क्योंकि अगर वो खुश वाला होता तो अलग बात थी, अगर वो ज्यादा परेशान है तो उसके चेहरे, उसके व्यवहार को देख के पता लगा लेना कि ये किस कंडीशन से गुजर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। फिर एडिट मूवी देखिए, अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर आज आप पहले नंबर पे तो और ज्यादा दुख होता है। अब ये जो सारी बातें हैं वो किसके आधार पर पता चलती है कि आप हमसे जल रहे हैं या हमसे खुश हैं या हमसे दुखी हैं। अगर आप ये कहते हो कि मेरा एक दोस्त है
मेरा एक दोस्त ये सर और एक मेरा दोस्त ये, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। ये वाली बात सही है? ये वाली बात मानते हैं आप? बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये समझिए। सम्यक समझ रहे हैं इमोशंस क्या कहलाता है। अब मान लीजिए इन्होंने आपने बोला कि सर ये हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कभी एक दूसरे को कभी बुरा नहीं चाहेंगे। मान लेते हैं कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को बुरा नहीं चाहेंगे। हम आए यहाँ पर, हमने कहा कि हमारे पास एक जॉइनिंग लेटर है, हमारे पास एक जॉइनिंग लेटर और हमें आप में से दोनों में से किसी एक को देना है। किसको दें? अब देखते हैं दोस्त कौन सा कितना पक्का है। कोई कह देगा ये वाला दोस्त कह देगा कि सर इसको दे दो, ये वाला कह देगा इसको दे दो, कह देगा? नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके इमोशंस आएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जो है, मान लीजिए जो हम शारीरिक रूप से जो बाहरी होते हैं वो तो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो हम प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से जो हम डिप्रेशन में जाते हैं, वो हम किसी को जायज नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे शरीर के आधार पर दिखाई देता है। मान लीजिए ये वाला दोस्त कहता है कि मुझे जॉइनिंग लेटर दे दो, तो ये वाला कहेगा क्यों मेरे को क्यों नहीं दे सकते? अब यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होगी तो प्यार होगा, सिंपल सी बात लड़ाई होगी कि नहीं मुझे चाहिए कि मुझे चाहिए। तो ये जो संवेग होते हैं इसके आधार पर पता चलती है कि कौन व्यक्ति किस कंडीशन में कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर उसे खुशी हो रही है तो उसके चेहरे से पता चलेगी, उसके शरीर से पता चलेगी। अगर उसे दुख हो रहा है तो उसके शरीर से पता चलेगा। अगर उसे भूख लग रही है तो उसके शरीर से पता लगेगा। अगर उसे नींद आ रही है तो उसके शरीर से पता लगेगा। मतलब कहने का यह है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब भी किसी व्यक्ति में संवेग उभर कर आएगा तो क्या परिवर्तन होगा? शारीरिक परिवर्तन तो उसका होना ही होना है। जब शारीरिक परिवर्तन होगा तो उसके आधार पर व्यवहार परिवर्तन भी हो सकता है, मानसिक परिवर्तन भी हो सकता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन जब तक शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा या व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम किसी व्यक्ति के संवेग का पता नहीं लगा सकते हैं। और जब तक किसी व्यक्ति में संवेग उभर कर नहीं आएंगे, जब तक किसी व्यक्ति में संवेग उभर कर नहीं आएंगे, उस व्यक्ति को एक तरह से निर्जीव यानी डेथ यानी मृत्यु के समान माना जाता है। मान लीजिए आपको कांटा चुभा दिया और आपको कुछ लगा नहीं, फिर दोबारा से चुभा दिया, फिर भी आपको कुछ लगा नहीं, तो इसका मतलब आपके शरीर में जान बिल्कुल नहीं है। कांटा चुभाने के बाद जस्ट आपको लगता है और आप जोर से रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, तो समझ लीजिए आप जीवित हैं और आप में संवेग उभर कर आया है। अब एक बात हमने आपको यहाँ पर बताई कि जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये वाली बात पूछें कि संवेग स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉन स्टेबल होते हैं, यानी स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, ये थोड़ा बताएं। जो संवेग आप में आएंगे, मान लीजिए आप में क्रोध वाला संवेग आए, अस्थायी होते हैं सर। अनस्टेबल होंगे बिल्कुल। यस सर। अच्छा दूसरी बात मान लेते हैं ये कभी स्थायी नहीं होते और ना कभी रुकते हैं। अच्छा ये लंबे समय तक चलते हैं, लंबे नहीं समय सर। तक चलते हैं या फिर क्षणभंगुर होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए आते हैं। दूसरी बात ये जन्मजात होते हैं या अर्जित होते हैं? जन्मजात। जन्मजात। कैसे होते हैं? अच्छा एक बात ये होती है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन याद है, कल वाला जो पेपर हुआ 14 वाला, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए और मैंने आपको पीयूष ग्रंथि पढ़ा के गया था। पीयूष ग्रंथि यस पढ़ी। सर। यस वो सर। उसने ये पूछी है कि पीयूष ग्रंथि निम्न में से वृद्धि में सहायक होती है या विकास में सहायक होती है? वृद्धि और विकास दोनों में। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है वो किसमें से निकलता है? पीयूष ग्रंथि में से। और एक क्वेश्चन और उसने पूछा है, एक क्वेश्चन और पूछा उसने, जो इलेक्ट्रा और ओडिपस में आपको पढ़ा के गया हूं, इलेक्ट्रा Yes. और ओडिपस, दोनों Yes. कॉन्सेप्ट पता है, दोनों को याद रखना। क्लियर है? सर ये पीयूष वाली ग्रंथि है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए होगी, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं होगी। वो आपसे देखो हाथी तो दोनों में वृद्धि विकास में सारी जो मैंने लिखाई, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एंटीना। लेकिन ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है उसने ये वाला प्रश्न पता किया है, तो ऑप्शन में आपको ग्रोथ वो पीयूष ग्रंथि लगानी है। अच्छा एक बात बताते हैं, मान लीजिए ये जो संवेग मैंने आपको बताया है, मान लीजिए व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं। मैंने आपको वाली बात बताने के बाद अभी रुके, जो व्यक्ति के मैंने 4 पक्ष बताए थे, पहला मैंने बताया था फिजिकली, दूसरा मैंने बताया था मेंटली, तीसरा मैंने बताया था इमोशनली और नेक्स्ट मैंने बताया सोशियोलॉजिकली। अब मान लीजिए जो संवेग किसी व्यक्ति में उभर कर आ रहा है, समझना, जो संवेग किसी व्यक्ति में उभर कर आ रहा है तो वो चारों पक्षों को प्रभावित करेगा या किसी एक पक्ष को प्रभावित करेगा? चारों करेगा। तो संवेग सार्वभौमिक हो सकते हैं, यूनिवर्सल हो सकते हैं सार्वभौमिक। या एक पक्षी होते हैं? कौन सा हो सकता है? संवेग जो होते हैं वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल होंगे या वन स्टेप बाय, यानी एक पक्षी कैसे होंगे? यूनिवर्सल सर। यूनिवर्सल होंगे, जन्मजात होंगे, अस्थायी होंगे, क्षणभंगुर होंगे, व्यवहार परिवर्तन लाएंगे और किसी न किसी में हर टाइम आते रहेंगे। वो हमारा क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। सर इमोशंस लिखवा दो, कौन कौन से इमोशन होते हैं? अभी पूरे करा देंगे, 14 के 14 बता देंगे। देखो अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नोट डाल के हम पढ़ लेते हैं। देखो तब आपको पूरा समझ में आएगा। देखो संवेग प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाए जाते हैं, जन्मजात पाए जाते हैं, जो उसके शारीरिक प्लस व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अब एक चीज समझना, मैं एक इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, पूछ सकता है। एक दी है वुडवर्थ ने, वुडवर्थ का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। जब मैंने सर आप पहली एसपीएससी जी सर आवाज गई आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। देखो जब मैंने पहली क्लास ली थी तो पहली क्लास में मैंने वुडवर्थ की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग किया, फिर मन का त्याग मन पे चेतना। किया, अब वह व्यवहार को व्यवहार। स्वीकार किया। लेकिन इनका एक महान कार्य मैं बता के गया था, जब मैंने आपको मेमोरी लेवल का टीचिंग शिक्षाकार पढ़ाया था, यानी मेमोरी स्तर का, स्मृति स्तर पढ़ाया था, तो उसके जनक मैंने जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड बताए थे और उसमें स्मृति की 4 तत्व, जो अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण और पहचान, ये जो 4 तत्व वो किसने बताए थे? वुडवर्थ ने। आप इन दोनों चीजों को याद रखना कि वुडवर्थ ने स्मृति के मेमोरी के 4 फैक्टर कौन-कौन से बताए? अधिगम मींस लर्निंग होता है, धारण मींस अज्यूम करना मतलब होता है और अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण मतलब रिकॉल होता है, पहचान मींस इवैल्यूएशन। आप इनको याद रखना। अब यहाँ पर जो संवेग उन्होंने वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है, वो उन्होंने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, उत्तेजित दशा है। और एक और जो पूछ सकता है आपसे वो उसकी पूछ सकता है जड़ सीढ़ी।
इन्होंने कहा है किसी प्रकार के आवेश आने, किसी प्रकार के आवेश आने, आवेश जानते हैं आवेश, सर फ्रेंड प्लीज सर गुस्सा सर हाँ गुस्सा, किसी प्रकार के आवेश आने को हम भड़क उठने की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं मैकडूगल की, मैकडूगल, संवेग प्रकृति का हृदय होता है, यानी हार्ट होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो पहली वाली और थर्ड वाली है। अब बुद्धमत ने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, उत्तेजित मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना, मतलब वो दशा जो होती है उसको उन्होंने संवेग नाम दे दिया गया। अब जर्सिल्ड ने ये बात बोली है कि किसी प्रकार की आवेश आने, किसी प्रकार की आवेश में गुस्सा, क्रोध, भड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा को क्या नाम दिया गया है? संवेग नाम दिया गया है। ऊपर से उन्होंने जो मैकडूगल ने कहा था संवेग जो होता है वो प्रकृति का हृदय होता है। हृदय का मतलब होता है प्रकृति, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने शायद कल भी आपको पढ़ा के गया हूं, जो मैंने आपको उस दिन जो प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो मैंने आपको दो चीज पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था प्रकृति और दूसरा क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पोषण। और मैंने आपको एक वाली ये वाली बताई, प्रकृति को किस नाम से जानते हैं? बंसन को, यानी हेरिडिटी। और पोषण को किस नाम से जानते हैं हम? एनवायरनमेंट अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि संवेग प्रकृति का हृदय, प्रकृति मींस क्या होता है हमारा? वंशानुक्रम, यानी जब एक व्यक्ति का जन्म होगा, जन्म के साथ ही उसमें अगर संवेग नहीं आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति जीवित नहीं है। अगर उसमें संवेग आ रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा जो होती है, जो हृदय होता है, जो हार्ट जो होता है, वो एक तरह से इसको संवेग माना गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति में संवेग ही नहीं होंगे, उसका व्यवहार परिवर्तन ही नहीं होगा, तो उसे अच्छे और बुरे की मार, प्यार, दुख, भय, क्रोध, इन सब की उसे पहचान ही नहीं होगी, तो फिर कहां से जीवित होगा? इस वजह से उन्होंने ये कहा। अब एक बार दोबारा समझे, मैंने आपको ये बताया कि संवेग के जो जनक है वो कौन बताया मैंने? बॉटसन आपको बताया। संवेग के जो जनक होता है मैंने आपको बताया बॉटसन। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि संवेग का पता किसने लगाया, तो आपको बताना ब्रिजेज नामक महिला थी। कौन थी? ब्रिजेज नामक महिला थी। जो अगर वो आपसे पूछे ब्रिजेज नामक महिला कहां की है, तो आपको बताना अमेरिका की है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि संवेग पर कार्य किसने किया है, संवेग को परिभाषित किसने किया है, तो आपको बताना मैकडूगल ने। और मैकडूगल किसके जनक माने जाते हैं? तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, जो मैकडूगल होते हैं वो किसके जनक माने जा रहे हैं? वो मूल प्रवृत्ति के जनक माने जा रहे हैं। किसके जनक माने जा रहे हैं? मूल प्रवृत्ति के जनक माने जा रहे हैं। अगर उसने पूछा है कि संवेग का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना या तो मूल प्रवृत्ति या भाव। अब देखो, जब भी इसका क्वेश्चन हुआ ना, तो उसने पूछा है संवेग का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या होता है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन देता है वो संज्ञान, ए ऑप्शन क्या देता है? संज्ञान। दूसरा वो कुछ भी दे सकता है, दूसरा वो भाव दे सकता है, तीसरा बुद्धि दे सकता है, और नेक्स्ट में वो दे सकता है सृजनात्मकता। क्या दे सकता है? सृजनात्मकता। अब इसका जब भी आंसर आएगा तो कम से कम 70 से 80% बच्चा इसका सही राइट आंसर किसको लगाएगा? संज्ञान। नहीं सर नहीं लगाएगा, नहीं लगेगा? नहीं सर भाव भाव अभी तो होगा, उसको पता होगा वही भाव लगाएगा सर। वही तो। और क्या समझाएं हम, और क्या बताएं? सर नहीं, इंग्लिश के वर्ड सर रिलेट हो जाते हैं। अभी आप इंग्लिश के कोलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला होता है उसे इंग्लिश कुछ नहीं आती, तो मैंने क्या बोला? वो सर कंप्यूटर में हिंदी मीडियम और ये वाला जो पेपर कंप्यूटर साइंस वाले है ना, मोस्टली इंग्लिश में ही है। देखो सुनो, जब आप सीटेट देंगे ना, सीटेट देंगे या सीटेट कुछ आप लोगों ने दिया होगा, तो जब हमारी तरफ जाएंगे, जो बच्चा ज्यादा हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो वो कभी इंग्लिश में नहीं जाता, और उसका पहला ऑप्शन ये वाला बनता है संज्ञान, और बच्चा पहले वाले ऑप्शन पे लगाता है किसको? जबकि संज्ञान का दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? बुद्धि बताया था, कॉग्निटिव बताया था, बुद्धि का दूसरा मैंने क्या बताया था? मानसिक बताया था। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया ना कि इसका दूसरा नाम मूल प्रवृत्ति भाव होता है। भाव मींस उभर कर आना, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारी जन्मजात होती हैं, और उसको क्या नाम दिया गया है? संवेग नाम दिया। जिसने पढ़ा हो, जिसको पता है, वो तो भाव लगाएगा 20 से 30% में, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो संवेग का दूसरा नाम संज्ञान लगाते हैं। लेकिन हमें कौन सा लगाना है, ये हमें ध्यान रखना भाव। अगर आपसे ये पूछे कि एक बालक में सबसे पहला संवेग कौन सा आया? भय आया। लेकिन यहाँ पर एक और क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, वो कभी-कभी इसकी जगह एक और शब्द दे सकता है, उत्तेजना। सबसे पहला एक और भी दे सकता है, उत्तेजना। अगर ये दोनों ऑप्शन में साथ में आ रहे हैं तो राइट आंसर आपको भय लगाना है। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन में आ रहा है तो आप उत्तेजना भी लगा सकते हैं, भय भी लगा सकते हैं। अब उत्तेजना क्या होती है उसको समझें। इसको एक तरह से स्टिमुलस के रूप में भी जाना जा सकता है। उत्तेजना का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखो एक बच्चा हिटता है थोड़ा ऐसे, एकदम टाइट हो। उत्तेजना लगाना या भावों वाला अभी तो पता नहीं। अभी सुने, हाँ चले जाते हैं, बड़ी जल्दी चले जाते हैं। देखो सुने, अगर वो ये पूछता है कि संवेग का दूसरा नाम क्या है, तो या तो मूल प्रवृत्ति ऑप्शन में देगा या भाव देगा। भाव मींस होती है हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, फीलिंग्स को ही तो संवेग नाम दिया गया। अब आपकी फीलिंग्स नेगेटिव वाली है, पॉजिटिव वाली है, गुस्से वाली है, प्रेम वाली है, प्यार वाली है, भूख वाली है, नींद वाली है। नींद जन्मजात होती है अर्जित? नींद जो होती है सर जन्मजात, नींद, जिज्ञासा जन्मजात होती है अर्जित? जन्मजात आश्चर्य जन्मजात होता है अर्जित? जन्मजात और काम वासना, ये जो सारी चीजें हमारी होती है जन्मजात होती है। लेकिन सबकी जो पहचान होती है वो फीलिंग्स से तो चलती है कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की है। वो हमारी स्थिति चलती है कि हमारी फीलिंग्स कैसी होती है। जब फीलिंग्स उभर कर आती है उसी को मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया गया? संवेग नाम दे दिया गया। क्लियर? अब वो आपसे ये पूछे एक बालक में सबसे पहला संवेग कौन सा उभर कर आता है, तो या तो भय लगा देना या उत्तेजना लगा देना। अब अगर दोनों एक साथ आते हैं तो फिर आप राइट आंसर बिल्कुल लगाना। अगर दोनों में से कोई आता है तो फिर आप किसी को लगाना। उत्तेजना का शब्द होता है, मान लीजिए जब एक बालक उठता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद जैसे उसे कर दिया तो थोड़ा ऐसे उठता है ना, उसको उत्तेजना नाम दिया गया है, मैकडूगल ने। किस नाम दिया? मैकडूगल ने। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर आपको भय लगाना। अब आपसे ये पूछेगा संवेग कुल कितनी होती है, तो आपको 14 बतानी है। अगर वो ये पूछे कि मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, तो आपको बतानी है 14 होती है। अगर वो ये पूछे चेहरे के संवेग कौन से होते हैं, यानी जो संवेग हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं, यानी जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आपके चेहरे के आधार पर ये वाला संवेग में है अभी भर, वो कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। अगर ये पूछे कि मूल प्रवृत्ति को लाने का मैंने उद्देश्य क्या था, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि संवेग को दूर करने के लिए, संवेग को दूर करने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए या उन पर नियंत्रण करने के लिए मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक किसको लेके आया था? मूल प्रवृत्ति को लेके आया था। जो मैं भी आपको पूरा समझा दूंगा कि ये वाला संवेग और इसको दूर करने के लिए या उसका कंट्रोल करने के लिए हम किस मूल प्रवृत्ति को लेके आए। अब यहाँ से फिर मैंने आपको ये वाली बताई थी कि इमोशन लैटिन भाषा के इमोशन से हुआ, जिसका अर्थ है व्यवहार परिवर्तन, उत्तेजना, क्रोध होना। अब मैंने यहाँ पे एक चीज आपको लिखी है, थोड़ा समझेंगे इसको। मैंने आपको प्रत्येक व्यक्ति में, यानी जो संवेग हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में कैसे पाए जाते हैं? जन्मजात पाए जाते हैं। जो उसके शारीरिक और व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं वो हमारे संवेग कहलाते हैं। अगर वो जन्मजात नहीं होंगे तो उनको हम संवेग की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब मान लेते हैं हमने एक शब्द दे दिया, ये वाला सामाजिकता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सामाजिकता है ये जन्मजात होगी क्या अर्जित होगी? अर्जित होगी सर। अर्जित होगी। अब इसको तो संवेग में नहीं रख सकते। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि प्रतिष्ठा जो होती है, प्रतिष्ठा जो होती है वो जन्मजात होगी अर्जित होगी? अर्जित। ये भी अर्जित सर होगी। क्या होता है? सम्मान, सर इंग्लिश सम्मान, 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 सम्मान जिसको बोलते हैं। खुद को सम्मान सर। गर्मा का नाम सुना? गर्मा, गर्मा, मान, सम्मान, इसको प्रतिष्ठा के रूप में जाना। अच्छा मित्रता का नाम सुना? मित्रता यस सर, यस सर। जन्मजात होगी अर्जित होगी? अर्जित। तो अब देखो, अब एक बात तो समझना, एक
मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जन्मजात है कि ये अर्जित है संवेग, तो उस वाले जैसे अब इसको आगे चलें, ये आपको समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो संवेग होते हैं वो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जन्मजात हो सकता है या अर्जित हो सकता है, और उसका वो क्वेश्चन ये बना के रखेगा निम्न में से कौन सा संवेग नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा 14 के 14 संवेग आपको याद नहीं है, तो फिर इस वाली जगह पर आप एक ट्रिक को अपनाना, मोस्टली आपकी सही जाएगी। जो संवेग होंगे उसके अभाव में, यानी उसके अभाव में एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसके अभाव में एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, एक के अभाव में उसके अभाव में एक व्यक्ति सर के बिना तो कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। भय 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 भी एक संवेग है ना। अभी बता रहे हैं। और अर्जित जो संवेग होंगे आपको ये समझ लेना कि अगर मुझे ये 7 जन्म तक ना मिले ना तो ही मेरा कुछ ना होगा। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि भय जब अगर किसी व्यक्ति में नहीं आता तो वो जीवित रहेगा, ये वाली बात बोल रहे हैं, ये वाली बात ही तो बोल रहे हैं। Yes, sir. और मान लीजिए आप घर से बाहर निकले हैं और घर से बाहर निकलते ही आपके दरवाजे पर बंदर दिखाई दे जाता है, तो बंदर ने थोड़े से दांत दिखाए तो डराएगा नहीं आएगा? आएगा सर। फिर कहाँ से भय तो आ गया? कहाँ इसके अभाव में जीव कहाँ है? मतलब ये है आपको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्जित में वो प्रत्येक वस्तु और विचार आएगा जो कभी भी आप में आ ही नहीं सकता, और ऐसा व्यवहार, ऐसी फीलिंग्स जो ऑटोमेटिक परिस्थिति के अनुसार आ जाती है। अब मान लीजिए मैंने एक बात आपको बताई कि प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है। मान लीजिए जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं उनको कभी कहीं पर भी उनकी कोई भी मान सम्मान नहीं है, कोई उनको जानता तक नहीं है, तो क्या वो जीवित नहीं रहते? वो जीवित, वो भी नहीं जीवित रहते। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रतिष्ठा, सॉरी मित्रता है, जो जब व्यक्ति के फ्रेंड्स नहीं होते, जिनका फ्रेंड्स सर्कल नहीं होता, जो अकेले रहते हैं, क्या वो जीवित नहीं रहते? अगर एक व्यक्ति उसकी मित्रता किसी से नहीं होती, वो जिंदगी भर अकेला रहता है, अकेला था, जैसे बड़ा होता चला गया, एक भी फ्रेंड उसका नहीं बना और अकेला ही मर गया, तो क्या वो जिंदगी भर नहीं जिया था? जिया था। अगर मान लीजिए सामाजिकता है, सामाजिकता का मतलब ये होता है कि आप समाज में रह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, अकेले मस्त आराम से रहता है, अपना खुश रहता है, तो क्या वो जीवित नहीं रहता? जीवित रहता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप देखो, मैं फिर बताऊँ आपको, अगर डाउट में कोई भी ऐसी बात आ रही हो कि सर ये वाला संवेग है और ये वाला अगर व्यक्ति में नहीं है तो पूरी तरह से जीवित रह रहा है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा निम्न में से कौन सा विषम है या कौन सा संवेग नहीं है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लेना कि मान लीजिए एक ऑप्शन में अगर ये मुझे जिंदगी भर ना मिला तो मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, रहूंगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन रह सकता हूं यार, उसके बाद मैं एक दिन तो मर जाऊंगा। और एक ऐसा एक जन्म के मुझे 7 जन्म ना मिले तब भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वो हमेशा अर्जित रहेगा। लेकिन जो कभी ना कभी उसके अभाव में मुझे जाना है, पर्टिकुलर उसी के अभाव में मुझे जाना है, वो हमेशा जन्मजात होगा, जन्मजात जो होगा वो संवेग की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन फिर संवेग तो हमेशा ही जन्मजात होगा ना, ये अर्जित आप कैसे बता रहे तो हो? आ ही नहीं सकते कभी। यस सर। अपनी बात सुनिए ना, जैसे अभी हम पहले कुछ क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो गुणसूत्रों की बात करते हैं, देखो 2 चीज होती है, मैं आपको बताता हूं गुणसूत्र जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं लास्ट वाला जो खाता है, हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं पता है? 46, कितने कितने जोड़ों में बटे होते हैं? 23, 23, मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं? XX, XX जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो क्या बनता है? गर्ल्स। और जब एक्स और एक्स क्या होता है? बॉयज। Boy. लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखना कि जो लास्ट वाला गुणसूत्र आएगा वो कहां तक बताया था मैंने? नाना या नानी तक का बताया था। अब कभी-कभी आपने देखा होगा कि इसकी जो बात करने का तरीका है ना, इसलिए बिल्कुल अपनी नानी पर गया, जैसे कभी-कभी इसकी नानी आती है ना, वो चुगली करती है, ऐसे कभी-कभी चुगली करती है। तो ये जो फीलिंग्स आई है, ये जो बात करने का तरीका है, इसी को तो संवेग बोलते हैं। और क्या बोलना चाह रहे हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन जो लास्ट वाली पीढ़ी होगी वो कहां तक की होगी? वो हमारी नाना और नानी तक की होगी। कहते हैं इसकी जो चाल है बिल्कुल अपनी नाना पे गई है, इसकी जो बात करने का तरीका बिल्कुल अपने दादा पे गया है। वो हमारे संवेग ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उन संवेगों को, उन गुणसूत्रों का पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतान से दूसरी संतान में चले जाना, वो वंशानुक्रम कहलाता है, और उनके बाद उन गुणों का अध्ययन करना वो आनुवंशिकी कहलाती है। संवेग क्लियर हुआ? यस सर। अब उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं संवेग की विशेषता पे। अब जहां से क्वेश्चन होगा ना, आपको लगे कि थोड़ा पेडागोजी में उसने पूछा है कि संवेग थोड़ा लेंथी पूछे तो यहां से हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है वो संवेग की। अगर जन्मजात अगर ऑप्शन में नहीं है तो? जी? अगर जन्मजात ऑप्शन में नहीं है तो आंतरिक हो सकता है? अभी सुनो, मैं क्या बोला आपको समझाऊंगा, पहले थोड़ा इनको लिख दो तब थोड़ा समझाऊंगा। अच्छा अभी आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ऑप्शन में जन्मजात नहीं होगा, जी सर, तो ये आंतरिक वाला ऑप्शन तो होगा, नहीं सर। ये वाला भी होगा, कोई नहीं। सर ये क्वेश्चन है भूख और प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? बाह्य, अर्जित, आंतरिक और सामाजिक? अरे मैडम जी देखो, अब थोड़ा कभी मुद्दे से भटका आंतरिक? देते नहीं, ये मुद्दे से भटका देते। देखो मोटिवेशन है, देखो मैं वही वाली बात बोलता हूँ, जो मोटिवेशन है जिसको हमने अभिप्रेरणा बोला है, ये हमेशा इंटरनल होती है, आंतरिक होती है। अब एक और इसके साथ में आता है अभिप्रेरक, और जो अभिप्रेरक होते हैं ये 2 प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। जन्मजात, अर्जित, आंतरिक, बाह्य, स्वाभाविक, कृत्रिम, और 2 और होते हैं जो मैं सिर्फ बोले। यानी एक तो जन्मजात अभिप्रेरक होता है, एक अर्जित होता है, एक स्वाभाविक होता है, एक कृत्रिम होता है, एक आंतरिक होता है, और एक बाह्य होता है। जो मैडम जी आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इमोशंस की, और आप जो बात कर रहे हैं वो मोटिवेशन की कर रहे हैं। ओके सर। मोटिवेशन के संवेग के कुछ पार्ट मोटिवेशन में आ जाते हैं जो जन्मजात में रखे जाते हैं। अब मान लीजिए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो रोना है, ये जो रोना है और ये जो हंसना है, ये जन्मजात होंगे, अर्जित होंगे, जन्मजात होंगे। उसके बाद अगर वो जन्मजात नहीं बोला तो फिर ये स्वाभाविक होंगे, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बैठे हो और दिमाग में कोई बात याद आ जाए तुरंत हंस जाते हैं, फिर घर वाले पूछते हैं क्यों हंस रही? नहीं कुछ बस। ओके, स्वाभाविक नेचुरल है वो। तो ये मैडम जी आप मोटिवेशन में पूछ रहे हैं, और मैंने आपको एक वाली बात ये बताई हुई, शायद आपको पिछली क्लास में याद हो कि सर मोटिवेशन। भूख और प्यास मोटिवेशन में आएगी? अरे नहीं, देखो फिर वही वाली बात। देखो मोटिवेशन में जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं, वो जन्मजात अभिप्रेरक में जो टोटल 14 संवेग हैं उनको रखा जाएगा। वो यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन जो मैडम जी बात ये कर रही है तो भूख प्यास ये आंतरिक, बाह्य, जन्मजात ये है, तो फिर उन्होंने अभिप्रेरक क्या आधार पर बांटा है? जो मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरक जन्मजात भी होते हैं, अर्जित भी होते हैं, स्वाभाविक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी होते हैं। 2 और हैं, मैं सिर्फ बोल रही हूं, वो इनके आधार पर पूछेगा। अब एक बात समझ रहा, देखो मैं फिर समझाऊं। मान लीजिए जो रोना है, रोना जन्मजात होगा, ये वाला सही है, यस सर। लेकिन अगर जन्मजात नहीं आता तो स्वाभाविक नहीं हो सकता। हो सकता है। मैं बस इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला चैप्टर अपना अलग है और ये वाला चैप्टर यदि स्वाभाविक भी नहीं होगा तो आंतरिक हो सकता है? जी हाँ, आंतरिक हो बस देखो। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूँ क्रोध है, क्रोध है, अब इसको कितनी श्रेणी में रखूंगा मैं? जन्मजात, आंतरिक और स्वाभाविक, लेकिन तीनों में है तो समझेगी। अब इसको हम एक ही तरीके से पढ़ें, लेकिन यहाँ 3 तरीके से पढ़ें। अब क्रोध जो गुस्सा होता है, मान लीजिए आप बिल्कुल शांत माहौल के, बिल्कुल आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कंडीशन कहते हैं कहावत, जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो कभी न कभी तो गुस्सा आएगा, सुसुप्त ज्वालामुखी कभी न कभी तो फटेगा ही फटेगा, कितना हम सहेंगे? तो वो हमारे किस में आ जाएगा? स्वाभाविक, नेचुरल गुस्सा नहीं आना है। गुस्सा कोई व्यक्ति अपना कंट्रोल कर लेता, कोई नहीं कंट्रोल कर पाता। ये वाला मन को सबसे गुस्सा गर्ल्स में आता है, बॉयज में गर्ल्स में। सबसे ज्यादा क्लियर है? गर्ल्स में तो बड़ा गुस्सा बॉयज में आता है। आप थोड़ा इधर देखते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो सहनशील जो व्यक्ति इस दुनिया में माना गया है वो गर्ल्स। हाँ, लेडीज। बिल्कुल। अरे बिल्कुल मैडम, देखो संवेग कैसे होता है? संवेग जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। दूसरा, संवेग अस्थायी होते हैं।
अस्थायी होते हैं। अच्छा, परिवर्तनशील होंगे, अपरिवर्तनशील? परिवर्तनशील सर। वाह, संवेग चेंजेबल होते हैं। संवेग क्षणभंगुर होते हैं। सर हिंदी लिखा इतने साल हो गए कि 10th के बाद हिंदी नहीं लिखी थी, अब आपने हिंदी लिखवा दी। अरे कोई नहीं, आपको हिंदी से भी पता लग सकता है मैडम। ये हिंदी के भी सर ऐसे ऐसे वर्ड हमने हिंदी में भी नहीं पढ़े। अरे मैडम, इंडिया में रह के इंडिया की अपनी मातृभाषा को छोड़ रहे संवेग सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल होते हैं। सर घर वाले भी पूछते हैं हिंदी का सब्जेक्ट कौन सा पढ़ती है तू? अच्छा, अब छोड़ो उसको। ये वाली चीज़ देखो सुनो, बस उसको छोड़ो, देखो इधर आते हैं। अब एक बात मैं आपसे ये वाली बात कह सकता हूँ, समझना थोड़ा। मान लीजिए मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ बस आपको पूछने के लिए, ना कि मैं इस वाले पे कमेंटमेंट कर रहा हूँ। मैंने लिखा है कि संवेग विकसित होते हैं, संवेग बढ़ते हैं। कौन सा सही है? वेग बढ़ सर विकसित होते हैं। विकसित होते हैं, विकसित Yes, sir. होते हैं सर। बिल्कुल लॉक है। बढ़ते हैं सर। बढ़ते हैं, बढ़ते हैं सर। बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली बात सही है। आज 14 हैं, कल 15 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। जब जिंदगी का आखिरी दिन होगा ना, अपने थोड़ी इतने सारे होते हैं, उसको डर वगैरह का पता ही नहीं होता, जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता और जब जिंदगी का आखिरी दिन होगा ना तो कितने हो जाएंगे? 1,40,000 साल हो जाएंगे 14 की जगह। ऐसा तो सर ये विकसित ही तो हुए। हाँ, विकसित होंगे, बढ़ रहे हैं ना ये। आज हमारे पास 1 रुपया, कल 2 रुपये हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। ऐसा ही तो बढ़ते इसी को बोलते हैं ना। तो आज मैंने समय कितने लिखा है आपको? कितने लिखा है? 14। नहीं सर, जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें कोई 14 के 14 थोड़ी होंगे। अब शेष अवस्था पढ़ाई थी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि 0 से 2 वर्ष में सारे संवेग आ जाते हैं और परिस्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उनका प्रयोग करता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? मैडम, मैंने जब आपको एक चीज बताई है कि संवेग कैसे हैं, तो संवेग जन्म जाता 2 तरीके याद रखना। वो अगर आपसे ये पूछे कि संवेग टोटल, समझना, टोटल किस अवस्था तक आ जाते हैं, किस अवस्था तक आ जाते हैं, तो आपको कौन सी अवस्था बतानी है? शेष अवस्था बतानी है। टोटल संवेग किस वर्ष तक आ जाते हैं, किस वर्ष तक आ जाते हैं, किस वर्ष तक आ जाते हैं, तो आपको बताना 0 से 2 वर्ष। दोनों को याद रखो। और संवेग अकॉर्डिंग टू कंडीशन के विकसित होते रहते हैं, उसको बोलते हैं, ना कि बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए शादी से पहले, गर्ल्स का एग्जांपल देते हैं। शादी से पहले घर में बस आपकी ही चलती है। अगर घर में सब्जी बनेगी आपकी पसंद की बनेगी। घर में अगर किसी ने कुछ काम भी आपके बिना पूछे कर दिया, पूरा घर सर पर उठा ले, इतनी गुस्सा है। हम मानते हैं शादी के बाद ससुराल ऐसा मिला कि सब्जी तो अपनी पसंद की बनना बहुत दूर, खाना भी सबके खाने के बाद आपको मिल रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर? बड़े घटे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जिस समय का हम प्रयोग करते हैं वो विकसित कहलाता है। अब दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी, यहाँ तो विकसित ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर कैसे होगा? दिमाग में ये वाली बात आ रही है, विकसित मीन्स होता है विकसित होते रहना, और यहाँ पर तो शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जिस समय पे ज्यादा कार्य करना है उसको विकसित बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा समय पर कार्य करना था क्रोध पर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा समय कार्य करना पड़ा शांति पर, तो इसलिए प्यार पर कहलाता है। और मैंने आपको 2 चीज पहले बताई थी, जो प्यार होता है और जो प्रेम होता है, ये हमेशा कैसा होता है? अर्जित होता है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि बढ़ते हैं, मैंने कब बोला बढ़ती हूँ? 1 आपने टिक किया था सही। विकसित होगा। काटा तो हुआ है बढ़ते हैं। कहाँ था सर बढ़ते हैं? मैंने तो सर वही नोट कर लिया नोटबुक में। अच्छा, नोट कर भी लिया। और इतना देखा भी ओके कि यहाँ पे कटा हुआ, यहाँ पे एक बार लिखा है कि आज 14 थे, कल 15 पे 16, फिर जब जिंदगी का एंड होगा तो 1,40,000 हो जाएंगे। ये वाली बात कहाँ ध्यान है आपका? फिर सोचा होगा कि आपने ये बताया कि ऐसे बढ़ेंगे। अच्छा, अरे वाह! सर मतलब आप ये वाली बताइए सही स्लाइड है बैक बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड बैक करके आज आपको ये बताइए कि इसमें 14 संवेग मैंने हैं। विकसित बोला था सर, तो आपने रॉन्ग बता दिया था, इसलिए मैंने वो लिख लिया। अच्छा, मैंने विकसित वाला होता है? नहीं, मैं Yes. संवेग कैसे होते हैं? हमेशा विकसित होते हैं। अब एक बात और आप नोट डाल के ये वाली बात लिखना, नोट डाल के यहाँ पर। सर ये फोर्थ क्या लिखा है? ये क्षण भंगुर, ये क्या होता है? थोड़ी देर के लिए स्मॉल टाइम के लिए आते हैं। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगी ना, क्षण भंगुर। सर विकसित कैसे होते हैं संवेग? अभी बताऊं, देखो प्रत्येक व्यक्ति अपने संवेगों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार करता है। इसको नाम दे दिया गया है मैंने विकसित। अब आपके दिमाग में ये सब विकसित कैसे होते हैं? मान लीजिए आप किशोरावस्था में चल रहे हैं, समझना। मान लीजिए आप किशोरावस्था में चल रहे हैं, एडोलसेंस में चल रहे हैं, तो बात बात पे गुस्सा करेंगे, बात बात पे गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा हर किसी से लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन जब आपके बेटा बेटी हो जाता है, जब आपका बेटा बेटी हो जाता है, तो जो आपको किशोरावस्था में गुस्सा आ रहा था, फिर उस टाइम आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा ना? फिर आप उनको कंट्रोल करना सीख लिया, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति अपने संवेगों का प्रयोग करता है उसको विकसित बोला जाता है। ऐसा नहीं कि संवेग आई है तो कभी कभी आपको गुस्सा होते जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखते हैं ना, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए एग्जांपल में बहुत ज्यादा देता हूं। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, और जो टीचर की ड्यूटी पर वो आपसे हर बात पर कमेंट कर रहा है, तो आप उससे लड़ाई करेंगे, फिर अपना पेपर देंगे। उस टाइम अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे ना, कंट्रोल करने के बाद फिर उससे क्लास के बाहर मिलेंगे। हो सकता है आपका दिमाग भी चेंज हो जाए। एक बात तो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी डिसीजन लेने, कभी भी कोई भी डिसीजन लें तो जल्दबाजी में न लें। एक रात या एक दिन आराम से सोच के फिर डिसीजन लें, तो आपको बेटर डिसीजन मिलेगा। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन खतरनाक होता है। ऐसे ही जो संवेग आपको भड़का रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, बिल्कुल थोड़ा अभी सोच समझ कर। और जिसने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने संवेग का प्रयोग करना सीख लिया वो बहुत जल्दी सक्सेस होगा। आपको ये ध्यान रखना, वो बहुत जल्दी सफल होगा। और 2 चीजें ध्यान रखना संवेग की। देखो, जो संवेग आपको बहुत जल्दी करवाता है, 2 चीज आप में पाई भी जाती है, समझना। एक होता है दिमाग और एक होता है दिल। इसमें किसकी सुननी चाहिए? किसकी सुननी चाहिए? दिमाग की। पक्का? यस सर। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले कौन आएगा आपके पास में? दिल। सबसे पहले कौन आएगा? और ये आपको 1 सेकंड में एलन मस्क की बराबर सपने दिखा देगा। अरे आज ये Yes, कल ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया दुबई ये फोक मिलेंगे। लेकिन तभी दिमाग पीछे से हल्के से बोलेगा मेहनत तो कर ले जाता है। ये जो कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए किसने कहा है? बनावटी सपने, जल्दबाजी कार्य, वो कौन करवा रहा है? दिल। और जो काम करने के लिए बोलता है, कार्य करने के लिए बोलता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है, वो हमारा कौन सा होता है? दिमाग होता है। तभी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो शायद मैं भी नोट डाल लिखूंगा कि संवेग और संज्ञान, संवेग प्लस संज्ञान। संज्ञान का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? बुद्धि।
बुद्धि या मानसिक। यानी ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, कोरिलेशन इनमें पाया जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग के आधार पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होगा। और जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, गुस्से में अगर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, तो वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मान सकता और न हार सकता है। तभी तो संवेग और संज्ञान को एक दूसरे से कोरिलेट माना जाता है। जितने प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जितने गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, वो कोई भी रिएक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले वो किसका प्रयोग करते हैं? दिमाग का प्रयोग करते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो किसका प्रयोग करते हैं? दिल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे वाली बात होती है, मान लीजिए आपने पिछड़ा बालक होगा, पिछड़ा बालक और एक बालक प्रतिभाशाली बालक, समझ लेना, आपको संवेग पूरा समझ में आ जाएगा, संवेग और संज्ञान। प्रतिभाशाली बालक की एक कहावत होती है और इसकी एक कहावत होती है। आपने कहावत सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए, पढ़ी आपने? अध जल गगरी छलकत जाए। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान है, किसी एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत, तो वो अपने आप को इतना शो कराने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में ये समझ लीजिए मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है। तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन हावी है? संवेग हावी है। लेकिन आपने देखा होगा जो गगरी पूर्ण रूप से भरी हुई होती है, उससे जल एक भी बूंद नहीं गिरता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो पूरा ज्ञान है, उसको शोध कराने से मुझे क्या मिलेगा? जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वो किसका प्रयोग कर रहा है? अपने संवेग को कंट्रोल करने के लिए संज्ञान का प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए आपके एग्जाम के जॉब के 2 पेपर हो रहे हैं, 2 पेपर हो रहे हैं, एक पेपर ये हो रहा है, एक पेपर ये हो रहा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, समझ रहे हैं दोनों को? मान लीजिए पिछड़ा वाला पहले पेपर को देख के आया और उसने जो तैयारी की थी उसके 5 क्वेश्चन उस पेपर में फंस गए, तो वो 4 या 6 दिन तो ये गाने में निकाल देगा कि पेपर बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था, ये समझ लीजिए पेपर पूरा फंसा है। और ये जो सेकंड वाला व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली है, उसे पता है कि मेरा पेपर पास है, मुझे इसको छोड़कर अब दूसरे की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बिना उसके मेरा कुछ नहीं होने वाला है। जिसके आधार पर कहावत बनाई गई थी कि जो बीत गया है उसको भूलकर जो आने वाला है उस पर ध्यान दिया जाए। वो संवेग और संज्ञान वाला व्यक्ति कौन सा होता है? प्रतिभाशाली वाला व्यक्ति होता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संवेग को अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे प्रयोग कर लिया, वो इस दुनिया में सक्सेस है। इसी वजह से संवेग कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, 4 पक्ष में आते हैं, स्मॉल टर्म थोड़ी देर के लिए आते हैं, चेंजेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और जन्मजात पाए जाते हैं। कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात फिफ्थ वाला बताना सर, फिफ्थ वाला ये जो वर्ड लिखा है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल में हम 4 चीजों को पढ़ते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशियोलॉजी में। यानी ऐसा संवेग जब आपको उभर कर आएगा तो व्यक्ति के 4 पक्षों में उभर कर आएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगर आपको गुस्सा आ रही है तो मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा तो आपका शरीर प्रभावित होगा, आपके 4 पक्ष प्रभावित होंगे, उसको सार्वभौमिक बोला गया है। ऐसा नहीं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका शरीर प्रभावित हो गया, मतलब आंख लाल हो गई, होंठ सूख रहे हैं, कपकपा रहे हो, ये शरीर प्रभावित हो गया। फिर आपको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं होगा, फिर आप जल्दबाजी में कोई भी काम कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। संवेग जब संवेग उभर कर आ रहा है तो ये समझिए फिर मार काटे। समाज आपको सब लोग पकड़ेंगे लेकिन समाज में आप किसी की बात नहीं मानो, फिर कहते हैं छोड़ दो इसको, तू यार दे दो, छोड़ दो आज इसको। तो ये जो व्यक्ति के 4 पक्षों को ध्यान में रखकर जो प्रभावित करता है वो सार्वभौमिक कहलाता है। छड़ों में स्मॉल टाइम थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगी, फिर उसके बाद शांत होगी, ठीक है, आपको कोई बात नहीं। परिवर्तनशील होंगे, थोड़ी देर गुस्सा है, फिर आराम से शांत हो गए, प्यार हो गया, ये हो गया, अस्थायी होंगे, बिल्कुल चेंजेबल है, बिल्कुल जन्मजात जो है उनका वैसे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद संवेग कौन-कौन से होते हैं? 14 उनको देखते हैं। ये देखो, समझे? दिखाई नहीं दे रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा सर, इस पे तो वाइट डिवाइड दिखा है बस, दिखाई नहीं दे रहा? नहीं लिखा हुआ नहीं दिखा। नो सर, मैं बता दे रहा हूँ, जूम करो सर, जूम, थोड़ा और जूम करो यस सर, थोड़ा और करो, हुआ क्लियर, और करो सर, थोड़ा सा, अब तो कट जाएगा। सर फिर आधा यस सर, अब सही है सर, यस सर, अब दिखाई अब क्लियर है सर, यस सर। देखो सही, देखो ये 14 संवेग, इसमें हम थोड़ा एक समझेंगे। इसमें एक चीज बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो मैं नोट डाल के पहले आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लेना। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर पहला पॉइंट, सबसे पहला संवेग की बात करें तो आपको भय लगा देना है। क्या लगा देना? भय। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चेहरे के संवेग, वो मैंने कितने बताया? आपको 6 बताया। देखो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, दुख, भय, आश्चर्य, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा। घृणा जानते हैं आप लोग? घृणा यस सर, क्या होती है घृणा? नफरत सर, मतलब एक इंसान को देख के मतलब अंदर से जैसी जिसको बोलते हैं। आप लोगों में घृणा है? किसी के प्रति तो होगी ही। आप लोगों में है किसी में घृणा? यस सर, है ना? है बिल्कुल। देखो यस सर, मैंने आपको एक वाली बात बताई, देखो ये तो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं और ये हमारे ज्ञान से संबंधित संवेग है। अब मैंने आपको एक वाली बात बताई थी कि संवेग को लाने का जो मेन उद्देश्य था, सॉरी मूल प्रवृत्ति को लाने का मेन उद्देश्य था उनका, मैग्नेटिक था उनका, ये था कि जो संवेग व्यक्ति में उभर कर आ रहा है उसको या तो हम दूर कर दें या उसको उसी टाइम कंट्रोल कर लें। अगर उसको उस टाइम हमने कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीज दिखाई, संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग का पता अमेरिका की ब्रिजेश नामक महिला ने उस टाइम लगाया था कि जब एक व्यक्ति उन्हीं के साथ उनकी कंपनी में कार्य कर रहा था तो उसका जो व्यवहार है कंपनी में काम करने वाले अन्य लोगों से चेंज था, अलग था। तब उन्होंने ब्रिजेश नामक महिला ने ये देखा था कि ये इस व्यक्ति का व्यवहार अलग कैसे है। फिर उन्होंने उसको इमोशंस नाम दिया, संवेग नाम दिया। फिर उस पर थोड़ा बहुत कार्य किया था बॉटसन ने, और बॉटसन ने अपने नाम से संवेग को परिभाषित कर दिया। 2 ऑप्शन है, अगर वही पूछता संवेग का पता किसने लगाया तो ब्रिजेश नामक महिला ने कहा कि अमेरिका की। संवेग के जनक कौन माने जाते हैं तो आपको बताना बॉटसन, और बॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। लेकिन वो आपसे ये पूछे कि संवेग पर कार्य किसने किया, कार्य करने का मतलब पूर्ण रूप से उनको डिफाइन करने का मतलब किसने किया था, तो आपको बताना है मैकडूगल। अब आपसे ये पूछे संवेग कुल कितने होते हैं तो आपको बताना है 14। अगर आपसे ये पूछे मूल प्रवृत्ति कितनी होती है 14। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा आपने, सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्ति कितनी है? तो सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। सिगमंड फ्राइड जो पढ़ाई थी मैंने आपको, याद है सिगमंड फ्राइड? सिगमंड फ्राइड याद है? यस सर, इसकी मूल प्रवृत्ति 2 थी, पता कौन सी है? एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? एरोस नाम दिया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एरोस, और इसको उन्होंने नाम दिया थैनेटाइस। अब जो फ्राइड की जो मूल प्रवृत्ति थी वो तो 2 थी, यानी जीवन और मृत्यु। जीवन मूल प्रवृत्ति एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी, आनंद लेने के लिए प्रेरित करती थी और अपना काम बनता, बाहर में जा जनता, इसको ध्यान में रखकर वो कार्य करती थी। और जो भी जितने व्यक्ति रेपिस्ट और बलात्कारी होते थे, हर व्यक्ति को घृणा की नजरों से देखने वाले जो होते थे, उसको फ्राइड ने क्या नाम दिया था? जीवन यानी एरोस। और एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति को जीवन नष्ट करने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए और ये सब मारकाट करने के लिए जो भी कार्य कराने के लिए प्रेरित करती है, कौन सी मूल प्रवृत्ति थी? मृत्यु। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो समझिए। अब उन्होंने कहा था कि मान लीजिए एक भय संवेग है, कौन सा हमारा भय संवेग है। अब जब एक व्यक्ति को भय आएगा, जब उसको डर लगेगा तो वो क्या करेगा? वहां से वो भाग जाएगा। तो उन्होंने उसका क्या नाम रखा है? पलायन नाम रखा है। पलायन होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना।
यानी यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के सामने शेर आ जाता है या चीता आ जाता है, बंदर आ जाता है, कुत्ता कोई भी आ जाता है, जब उसको सामने दिखाई देता है, उसे फुक आता है, चिल्लाता है, तो उसे डर लगता है, तो वो वहाँ पर उसका सामना करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। जब वो वहाँ से भाग जाएगा तो जो उसका भय था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। यानी जो आपके अंदर संवेग भय होकर आया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए मैकडॉगल नामक मनोवैज्ञानिक इसको लेके आया था, पलायन को लेके आया था, और जब वहाँ से भाग जाएगा तो भय खत्म हो जाता है। अब क्रोध होता है, दूसरा होता है क्रोध। क्रोध मीन्स होता है गुस्सा। एक तरह से इसको मान लेते हैं कंट्रोल करना, क्रोध पर नियंत्रण करने के बराबर होता है। आपने एक मूवी देखी घातक? घातक जी सर, काशी, काशी वाली। देखिए सर। उसमें कमलेश पुरी का डायलॉग ये है जो सनी देओल से वाली बात होता है कि क्रोध को पालना सीख, क्रोध को पालना सीखो, हर जगह अपने गुस्सा को प्रदर्शित मत करिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की। अगर आप अपनी गुस्सा को अपनी एनर्जी के साथ प्रदर्शित करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ रही वहां पर भी आप अपने आप को वो प्रदर्शित कर रहे हो, तो क्या वो गुस्सा लगेगी? जब आपको गुस्सा क्रोध आ रहा है तो आप उस पर कंट्रोल करिए, कॉम्बैट करिए, मतलब रिलैक्स रखिए भैया। जब आपकी बारी आएगी तब आप अपने गुस्सा को दिखाना तो बेटर रहेगा। अब उसके बाद आता है घृणा। अब घृणा के लिए क्या होता है? निवृत्ति। निवृत्ति एक तरह से दूर हट जाना होता है। आपको मान लेते किसी से जेलसी फील हो रही है, मान लीजिए बदबू का नाम सुना होगा, एक तरह से बदबू बोल सकते हैं इसको। मान लीजिए आपको किसी से बदबू आ रही है, घृणा हो रही है, तो आप उसके सामने थोड़ी ना रहेंगे, उससे दूर हट जाएंगे कि बिल्कुल हटाओ यार, इसने मुझे ऐसा लग रहा है, इसे घृणा से फील हो रही है। कहते हैं कभी-कभी जब आपका कोई अच्छा दोस्त और वो एक तरह से आपका दुश्मन बन सर वो जाए, खाने वगैरह में भी तो हो तो सकता मैंने एक है। शब्द बोला बदबू, तभी तो बोला यस मैंने। सर। एक खुशबू होती है, बदबू होती है। जब आपको बदबू आ रही है तो क्या करना है? हटाओ इसको, दूर हटाओ, इसमें लगे। रात का खाना खाते हैं बासी, बासी जिसे बोलते हैं, नो सर। खा लिया, तो जो निवृत्ति होती है। अब आश्चर्य मीन्स क्या होता है? देखो आश्चर्य मीन्स होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा व्यक्ति में जन्मजात पाई जाएगी और आश्चर्य होगी। देखो एक बात समझना, ऐसा कोई कार्य जिसकी आपने कभी कल्पना न करी और वो हो जाए। मान लीजिए आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं पढ़ा, जो कभी पढ़ता ही नहीं है, और आप देर रात पढ़ते हैं, आप देर रात पढ़ते हैं, और उसकी जॉब आपसे पहले लग जाए, और इसकी खबर आपके माता पिता आपको आकर बताएं कि उस लड़के या उस लड़की की जॉब लगी। आश्चर्य होगा आपको, ऐसा कैसे हो गया? वो तो पूरे दिन से घूमता रहता था, पूरे दिन खेलता रहता था, पूरे दिन मोबाइल चलाता था, मारपीट करता था। तो आपके अंदर ये जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, देखो तो सही जॉब लगी कैसे? या तो उसने जुगाड़ लगा के लगाई हुई, या फिर आप नहीं पढ़ता तो रात में पढ़ता हुआ। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उसकी जॉब लगी है? तो उस आश्चर्य को संतुष्ट करने के लिए आपके अंदर क्या उत्पन्न होगी? जिज्ञासा उत्पन्न होगी। क्लियर है? अब उसके बाद उसने पूछा वात्सल्य। देखो मैं दो चीज आपको बता दूं। वात्सल्य देखो यहाँ पर एक तरह से हम इसको प्रेम भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? प्रेम रख सकते हैं। और दूसरा मैंने इसके साथ में आपको बताया था प्यार। क्या बताया था? प्यार। जो प्यार होता है वो हमेशा किसके लिए लाया जाता है? स्वार्थ के लिए लाया जाता है। लेकिन जो प्रेम होता है एक माता का अपने बेटे के प्रति जो होता है, से सुरक्षा जिसको माना गया है। अभी आज कितनी तारीख है? सर आज 16 15 15 है सर। ये हमारे देश का भविष्य है। देखो ये हमारे देश का भविष्य है, कोई ये नहीं पता कितनी डेट है। आज 15 तारीख है। कल कौन सी तारीख थी? 14 कल क्या था? कल सर गोकुल मामा वाला कल मामा डे था और वैलेंटाइन डे भी था। अब जो कल वैलेंटाइन डे जो है वो ये वाला तो है स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए तो है। वो इसको समझने की कोशिश करो। लेकिन जो वात्सल्य वाला प्रेम होता है वो एक माता के बेटे के प्रति जो होता है वो कभी भी बनावटी और अस्थायी और दिखावा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो स्वार्थ के लिए किया गया प्यार, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाके उसको चेंज करता है। आपको ये ध्यान रखना। विषाद क्या कहलाता है? देखो इसको एक तरह से मैं एक बात ये बताऊं, विषाद का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि हम क्लास ले रहे हैं और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उस 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सभी लोग ऐसा रखते हैं कि यार इसको दूर हटाओ, इसके साथ हमें नहीं बैठना। लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट आके उसे अपने पास में सर देता है कि आप आइए और मेरे पास बैठिए, जो उसके अंदर हीन भावना जो आ रही थी उन लोगों को लेकर कि ये सब लोग मुझे दूर भगाते हैं, मुझे कोई अपने पास नहीं बैठने देता है, और एक जो मित्र मेरा आया ये मुझे अपने पास बैठा रहा है, तो वो शरणागति कहलाता है कि आप यहाँ पर आके बैठिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस सर। अब उसके बाद आता है रचनात्मकता, और रचनात्मक को यहाँ पर बोला उन्होंने संरचनात्मक भावना। अब दिखाई दे रहा है? अब तो कम दे रहा है सर। दिख रहा है वैसे तो सर, थोड़ा ज़ूम कर। हाँ सर। देखो अब यहाँ पर रचनात्मकता का मतलब होता है, देखो यहाँ पर देखना क्रिएटिव, वो आपको दिखनी है। इसको एक तरह से मैं यहाँ पर एक चीज लिख सकता हूँ, कृति भाव, यानी कार्य करने का तरीका भी बोल सकता हूँ। और कल मैं जब आपको क्लास लेके गया था तो मैं आपको एक चीज बता के गया था कि मान लीजिए हमारा एक बच्चा हो सकता है, भाई हो सकता है, वो बड़ा उद्यमी है, एनर्जी बहुत है उसमें, वो एक घर को एक तरह से तबाह कर देता है, उसकी एनर्जी को हम सही समय लगा देंगे तो बेटर रहेगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, उसको स्पोर्ट में डाल दिया और डांस क्लास में डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके बात करने की क्रिएटिविटी हो सकती है, आपके कार्य करने की क्रिएटिविटी हो सकती है। आपने कभी-कभी ये सुना होगा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी बातें करता है, मतलब जो विचार प्रकट करने का तरीका है उसका, वो सामने वाले व्यक्ति एकदम से कर देता है, इंप्रेस कर देता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसे पॉलिटिक्स में डाला जाए, क्यों ना इसे पॉलिटिक्स में डाला जाए, और इसकी जो स्पीच है, जो भाषण है, वो एकदम बेस्ट होते हैं। तो हमने उसको एक कार्य दे दिया ना, क्रिएटिविटी को, यानी जो आपके अंदर संदेह उभर कर आ रहा है उसको एक कोई ना कोई दिशा दे देना या उस पर कंट्रोल कर लेना, वो क्रिएटिविटी कहलाता है। यहाँ पर जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी वो आ रही है, अब आपने देखा मान लेते हैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर लेते हैं, जो हाथों में मेहंदी लगाई जाती थी, जो मेहंदी लगाई जाती थी तो पहले एक डिजाइन से बना देते थे, लेकिन आज के दौर में आप देखोगे तो एक दूल्हा दुल्हन के हाथ की पिक बना देते हैं उसका। लेकिन आज से 4-6 साल पहले देखा जाएगा तो मेहंदी मोस्टली गर्ल्स लगाती थी, लेकिन आज का दौर देखोगे तो ज्यादातर जो मोस्टली लड़के लगा रहे हैं मेहंदी, और बेस्ट लगा रहे हैं। तो क्रिएटिविटी आ रही है ना, उन्होंने क्रिएटिविटी को अपना जरिया बना लिया ना, वो ये तो कहला रहा है। एक होता है स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना क्या होता है? ओनरशिप, एक मालिक वाली जो भावना आती है, मालिक वाली जो भावना आती है। और संचय मीन्स क्या होता है? संचय, संचय मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना सच्ची मतलब इकट्ठा करना होता है सर। हाँ, ये जो लिख रहा है क्या हो रहा है? एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे थोड़ा संचय मीन्स क्या होता है। मैं एक लाइन में आपको समझाऊंगा, उसको पूरा एक लाइन में। आपने एक वाली बात तो सुनी होगी, बड़ा नौकर बनने की अपेक्षा कैसा बन जाओ, छोटा मालिक बन जाओ, वो बेटर रहता है। वो बहुत से लोगों में पाई जाती है, बहुत से लोगों में नहीं पाई जाती है, जो ओनरशिप कहलाती है वाली। एक व्यक्ति ये कहलाता है, इसको दूसरे लोगों को समझाना। एक व्यक्ति कहलाता है मुझे अपने सम्मान से, मतलब मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी लॉस हो जाए। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम छोटे मालिक हैं यहाँ पर, हम बड़े पद पे काम कर रहे हैं, हमें पैसा ज्यादा मिले, कोई बात नहीं, कर लेंगे दूसरे की। लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं, चाहे मुझे छोटा काम करना मिले, लेकिन खुद ओनर बनकर काम करना जरूर है। जो खुद का काम करके ओनरशिप रखता है वो हर चीज को कलेक्ट करके रखता है, हर तरीके के व्यक्ति को देखता है और हर तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करता है। एक व्यक्ति से तो बड़ा नौकर बन जाता है। तो ये एकाकीपन देखा होगा आपने, एकाकीपन ये क्या है? एकाकीपन क्या होता है? आपने दो शब्द में आपको पढ़ा के भी हम शायद आपको पढ़ाया भी, एक मैंने आपको पढ़ाया अंतर्मुखी, एक मैंने क्या पढ़ाया आपको अंतर्मुखी, और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया है बहिर्मुखी।
एक मैंने आपको क्या पढ़ाया बहिर्मुखी। अगर मान लीजिए एक छात्र है, एक बालक है, वो हमेशा अकेलेपन में रहना चाहता है, वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें उसे ग्रुप में तो डालना पड़ेगा। अब उसे ग्रुप में डालेंगे तो उसे धीरे-धीरे थोड़ा वो फ्रेंकली होगा, थोड़ा खुलेगा भी, थोड़ा एक-दो लोगों से बात भी करेगा। जब बात करेगा तो उसका अंतर्मुखी जो एकाकीपन वाला समझेगा वो दूर हो जाएगा, फिर वो समूह में रहना प्रारंभ कर देगा। अब इसका एग्जांपल एक मान लेते हैं कि जो गर्ल्स होते हैं, शादी से पहले ऐसा होता है कि कुछ उनका बिहेवियर और होता है, शादी के बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है। शादी से पहले हो सकता है खाना मम्मी बनाती हो, शादी के बाद फिर ससुराल में खाना खुद बनाना पड़ो। तो ये जो कंडीशन एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन को चेंज करके लाना है, वो हमारा एकाकीपन और समता होता है। कामुकता आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हम सेक्सुअलिटी बोलते हैं। एक बात आती है हमारे यहाँ पर श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना क्या होती है? श्रेष्ठता क्या होता है? श्रेष्ठता खुद को महान समझना, बिल्कुल। और जब खुद को महान समझेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? आत्मबोध, आत्मगौरव की प्राप्ति होगी। अच्छा, आपने एक शब्द सुना है उपलब्धि? अचीवमेंट, अचीवमेंट जो होता है, सुना है ये वाला? अच्छा, आपने अब तक कोई उपलब्धि हासिल कर ली है? यस सर। हाँ, ये बताया कि साहब मैंने ये वाली उपलब्धि हासिल कर ली है। सर एचटेट क्लियर कर लिया, सीटेट क्लियर कर लिया, उपलब्धि वाह! तो है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि अभी तक हमने कोई उपलब्धि हासिल आपने 10th पास किया है, 11th पास किया है, 12th 12th पास की कर है, ली। ग्रेजुएशन की है, बीएससी, एमएससी, बीएड, ये हमारी उपलब्धि तो है। और एक देखो, दो बात समझना। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है, उस पे सीटेट पास ही नहीं हुआ, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसने सीटेट पास कर लिया। अब जिसने पास कर लिया है, उसमें किसकी भावना पाई जा रही है कि मैं तुझसे तो श्रेष्ठ हूँ और मेरे मम्मी-पापा को मेरे ऊपर अभिमान है, आत्मगौरव है, मुझे भी अपने ऊपर एक तरह से बिल्कुल ऐसा है कि मैं तुझसे तो ऊपर ही हूँ, मुझ में सम्मान की भावना पाई जा रही है। अच्छा, दैन्य कैसे करते हैं? दैन्य, इसको थोड़ा मैं एक अपनी भाषा में समझाऊँ। आप लोगों ने राक्षस का नाम सुना है? राक्षस नाम सुना है? हाँ जी सर, दैट्स इट, बिल्कुल। बलात्कारी का नाम सुना है? यस सर। मान लीजिए हम राक्षस का एग्जांपल लेते हैं। राक्षस जो होते हैं बिल्कुल एक तरह से खुद गंदे लोग होते हैं। वो समाज में ऐसा कोई काम कर दें, समाज में ऐसा कोई काम कर दें जिससे उनको बाद में पछतावा, खुद पर एक हीनता शब्द है, ग्लानि हो, यार मुझसे ये हो कैसे गया? वो हमारी क्या है? क्या है? आत्मचिंता, आत्महीनता, अपने अंदर खुद ग्लानि हो, ये कैसे हो गया? अभी आपने देखा होगा, शायद पहले परसों की घटना है, शायद काफी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ पे एक झोपड़ी को हटाया जा रहा था, झोपड़ी को हटाने के चक्कर में माँ और बेटी को झोपड़ी में जिंदा जल गई वो, शायद कल की घटना है ये। तो कोई पुलिस जो प्रशासन पूरा भाग गया वहाँ से, और माँ बेटी जो है वो जिंदा जल गई, उनका एक छोटा बेटा वो चिल्लाता रहा है कि मेरी मम्मी और बहन मेरी इसमें, मुझे उनको बचा लीजिए, लेकिन वो जिंदा जल गई, बिल्कुल जिंदा। ये समझिए झोपड़ी में जिंदा इंसान जलते समय कितना वो हुआ। तो जो लोग वहाँ पर थे, क्या उनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आ रहा कि काश हम इनको बचा लेते, खुद पे ग्लानि पूरी नहीं होगी? क्योंकि ऐसा कोई कार्य जिससे मैं खुद पर हीन भावना पाऊँ। और जो व्यक्ति बुलडोजर को लेके गया था वहाँ पर, जो बुलडोजर चला रहे थे, जो व्यक्ति बुलडोजर को लेके, तो उसको ग्लानि नहीं होगी? यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो बाद में उसे एक तरह से ऐसा लगे कि यार मैंने एक तरह से राक्षसों वाला कार्य किया है, वो हमारा कौन सा गलत दैन्य और आत्महीनता। देखो, भूख, जब आपको भूख लगेगी, अन्वेषण मीन्स होता है खोज करना। अन्वेषण मीन्स क्या होता है? खोज करना। जब आपको भूख लगेगी तो किसकी खोज करेंगे आप? भोजन की खोज करेंगे। मान लीजिए आप कोचिंग से सीधा घर जा रहे हैं और घर जाते समय आपको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है जब आपको, तो पूरा बैग रखेंगे, बैग रखने के बाद पूरा फ्रेश मुंह हाथ धोने के बाद जस्ट किचन में जाएंगे। किचन में जाने का मेन उद्देश्य है आपको अपने भोजन की तलाश करना। जब भोजन मिल जाएगा, आप उसको खा लेंगे, तो किसकी समाप्ति हो जाएगी? भूख की समाप्ति हो जाएगी। यानी संबित को दूर करना, उन पर नियंत्रण करना, किसको लाया गया है? मूल प्रवृत्ति को। अब एक होता है आमुद, आमुद जानते हैं, और एक होता है हास, यानी लपट जो होता है। अच्छा, एक तरह से खिल्ली उड़ाई आपने, किसी खिल्ली? मजाक उड़ाना सर, जी? हाथी का मजाक उड़ाना, हाँ, उड़ाइए। नहीं भाई, अच्छा, जो खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना जम जाता है, जितना भी हो, बना लेकिन हमने बनाया, मजाक बनाना जम जाता है, जितना जाती होगा सर ये अभी हाँ, जम जाती होगा, बन जाता है, क्या करें? कभी-कभी एट ए टाइम दिमाग को कोई भी कॉन्टेस्ट आ जाए, उसमें लगता है, ओह! आज तो बड़े ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हमारी उसमें आती है, ये संदेह है। अब इसमें से कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ लें। थोड़ा मैं जो पेपर में क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आमोद क्या है सर? खिल्ली उड़ाना। अच्छा, कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किससे बता दीजिए, शरणागति, कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। शरणागति किस टाइम शरणागति का मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति, देखो, आप शरणागति देखो, ये वाला, जब एक व्यक्ति को सब लोग एक ही दृष्टि और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, और ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति, इसमें ये वाले सारे व्यक्ति हैं। इसमें एक वाला ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति, इसको एक घृणा की भावना, एक ही दृष्टि से देखे, और उसको कोई एक व्यक्ति अपने पास बैठाने के, उसको शरणागति कहना चाहिए। देखो फिर घृणा में क्या होगा? जी? घृणा में क्या होगा? अरे घृणा तो वो आपको देख के, तुमको देख के हो रही है, वो तो विषाद का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? विषाद का मतलब दिखते से जुड़े, सामने देखो, विषाद का मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? तो पूछ रहे हैं, देखो, मैं आपको ये तो यहाँ पर बता रहा था, अब मैं इसको दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ, समझे? मान लीजिए एक ये व्यक्ति, इसको सभी व्यक्ति हर तरीके से डिसमोटिवेट करते हैं, और एक व्यक्ति इसको मोटिवेट करता है कि अभी हिम्मत मत हारो, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग क्या होता है, एक बार एग्जाम दिया, 2 बार एग्जाम दिया, 3 बार एग्जाम दिया, फिर उसके बाद वही सोच लेते हैं अब मेरे से कुछ नहीं होगा, देवदास बन जाते हैं, ड्रिंक करने लगे। लेकिन उसी टाइम अगर उसे ये बोल दिया जाए कि एक बार और तैयारी करो और एक बार और दो, जो ये लास्ट वाला जो व्यक्ति कह रहा है ना कि नहीं आप में वो क्षमता है, आप ये काम कर सकते हो, उसको क्या नाम दिया गया है? और जो यहाँ पर ये वाले व्यक्ति कर रहे थे, उसको क्या नाम दिया गया? स्ट्रेस बोला गया, यानी उसको एक तरह से भटकाना जो होता है रास्ते से, वो कहता है। देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन कौन-कौन से हैं उनको समझे, थोड़ा लिख के लेके आऊँ क्वेश्चन को, समझना। एक क्वेश्चन पूछा उसने लर्निंग में से, लर्निंग में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो उसने पूछा कोहलबर्ग, और एक पूछा उसने स्किनर। यानी कोहलबर्ग तो डायरेक्ट उसने पूछा कि कोहलबर्ग न्यूमन से किससे संबंधित है, तो आपको बताना नेटवर्क मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। अब उसने जो ऑपरेंट कंडीशन जो पूछी उसकी स्किनर की, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब आपको यहाँ पे एक बार ये समझनी है, इन्होंने जो प्रयोग किया था, वो किस-किस पर किया था इन्होंने, तो आपको बताना है। जो प्रयोग किया था, एक तो चूहा पर किया था, और एक किस पर किया था इन्होंने, कबूतर पर किया था। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो स्किनर है वो निवासी कहाँ के हैं, तो आपको बता देना अमेरिका के निवासी हैं। इनकी थ्योरी आप याद कर लेना, सर अधिकतर अमेरिका के निवासी है ना? अमेरिका के निवासी हैं। अब स्किनर की थ्योरी कौन-कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, आरएस कंडीशनिंग थ्योरी है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पकड़ लेनी है, अगर वो यहाँ पे इसकी भी बात कर सकता है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिसको मैंने आपको बताया था, अभिक्रमित अनुदेशन। ये आपसे पूछ सकता है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर
किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो आपको प्रोग्राम्ड लर्निंग का बताना है। प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये आपको समझ लेना, इसके अंदर पूरा पूछेगा। उसके बाद उसने पूछा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा जो मैं भी आपको बता चुका हूं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, कोई बताएगा? बताएं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? सर कार्य पूरा होने के बाद में जो इसको बोलते हैं सीखने का आकलन। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखनी, किसी कार्य को समाप्त करने के बाद, किसी कार्य को समाप्त करने के बाद उसकी जो जांच की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है। और इसने उसका एक एग्जांपल बना के दिया था, एग्जांपल बच्चे को याद नहीं था, बस उसने बताया था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन आया जो हमें लगाने करना। उसके बाद उसने थिंकिंग पूछी है, उसके बाद उसने क्या पूछा है, थिंकिंग पूछी। और थिंकिंग कितने प्रकार की पढ़ाई है मैंने आपको समझना। थिंकिंग आपको दो प्रकार की याद रखनी है, एक मैंने आपको पढ़ाई थी अभेसारी चिंतन, और दूसरी जो उसने पढ़ाई है वो कौन सी बताइए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। अब जिस प्रश्न का एक से अधिक आंसर हो, एक से अधिक आंसर हो, वो कौन सा कहलाएगा, अपसारी। और जो सृजनात्मकता से संबंधित हो, जो सृजनात्मकता से संबंध हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित, वो कौन सा कहलाएगा, ये। और जिसका आंसर पहले से फिक्स हो, जो रटने पर बल देता है, जो रटने पर बल देता है, वो कौन सा कहलाएगा, अभिसारी चिंतन कहलाएगा। अब उसके बाद उसने पूछा है, नेक्स्ट देखेंगे, उसने पूछा है स्कूल प्लस कम्युनिटी, दोनों को पढ़ा चुका हूं। स्कूल और कम्युनिटी दोनों का रिलेशन क्या है, तो आप बता देना दोनों का रिलेशन क्या है, बस समझना है कि जीवन के जो प्रत्येक पहलू पर शिक्षा देता है वो हमारा क्या कहलाता है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक पहलू पर जो शिक्षा देगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कम्युनिटी। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा देगा, विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा देगा, वो कौन देगा, हमारा स्कूल देगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हम ये पूछें कि हमने शिक्षा कितने प्रकार की पढ़ाई है, अभी पूछा उसको, शिक्षा कितने प्रकार की पढ़ाई, एजुकेशन का टाइप कितने, कोई बताएगा? सर तीन तीन, कौन कौन से? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मल एक मैंने आपको पढ़ाई थी फॉर्मल, औपचारिक एक पढ़ाई थी मैंने इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। और एक मैंने पढ़ाई थी आपको नॉन फॉर्मल। अब समझना, यहीं पर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल जो है वो कौन सी शिक्षा दे रहा है, तो कौन सी दे रहा है, फॉर्मल, कम्युनिटी वो कौन सी शिक्षा दे रहा है, इनफॉर्मल। क्लियर है? ये दोनों का संबंध था। अब जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो शिक्षा देता है वो कम्युनिटी कहलाता है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर देता है वो स्कूल कहलाता है। उसके बाद मैं उनका संबंध क्या है? अरे ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है ये तो जीवन। इसकी डेफिनेशन हो गई है, इसी होगी सर, दोनों में संबंध क्या है? अब सुने, अब दोबारा सुने, संबंध सुने। जीवन जीने का तरीका कौन सिखाता है, कम्युनिटी या स्कूल? दोनों ही सिखाते हैं। जीवन जीने का तरीका, ज्यादा योगदान कम्युनिटी दिखाई, कम्युनिटी कम्युनिटी इनफॉर्मल जीने का तरीका, बस ये संबंध है। और ये वाला मैंने आपको ये भी बताया था, उसने दो एग्जांपल बना के दिए थे, जो एक जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित था और एक किसी विशिष्ट उद्देश्य। जो जॉब के लिए तैयारी कौन कराता है, जो फिक्स ज्ञान कौन देता है, स्कूल देता है। तभी तो मैंने आपको इनसे जोड़ के बताया था, बच्चे को ये याद नहीं था कि उसने एग्जांपल कौन सा, उसने पूछा इन दोनों का संबंध था, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से संबंधित हमें लगाना था, ये बताने की कोशिश करें। कल मैंने आपको जेडपीटी पढ़ाई है, हाँ जी जनक कौन है, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक विकास। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पता पूरा है कि वाइगोत्स्की की अवस्था कौन कौन सी है, स्टेज कौन कौन सी है, क्या है सर? चार है, कौन कौन सी है बताएं थोड़ा। प्री सर, बाल्यावस्था की पूर्वावस्था। हाँ, शेष तीन अवस्था है। अब यहाँ से समझना, निम्न में से किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है? किशोर अवस्था। ये तो ठीक है। अब ये वाला जो होगा समाज का कैसा सदस्य बनेगा, सक्रिय सदस्य बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो रहा है, सामाजिक विकास कौन सा होगा, बाल्यावस्था। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में बालक के सामाजिक विकास की कोई बात नहीं होती है, तो कौन सा होगा? बस आपको यहाँ से समझ लेना। अब उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं कि जो जेडपीटी जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सामाजिक विकास की दो स्टेज बताई थी, जो साधन बताए थे। एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी, और एक कौन सा बताया था, सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने दो बताए थे, एक बताया था परिवार और दूसरा कौन सा बताया था, पड़ोस। इन दोनों को छोड़कर स्कूल विद्यालय वाला किसमें आता है, ये वाला। अब उसके बाद उसने पूछा है करिकुलम इवैल्यूएशन में से उसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यांकन में यूनिट टेस्ट आता है और वीकली टेस्ट आता है। यानी मैंने जो मूल्यांकन आपको पढ़ाया था, इवैल्यूएशन पढ़ाया था, इवैल्यूएशन तो मैंने आपको दो पढ़ाए तो 6 थे, लेकिन मैं दो की बात करूंगा। यहाँ पर बात करूंगा फॉर्मेटिव सबमिटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव में आएंगे ना सर, ये वीकली टेस्ट वगैरह। अब यहाँ पर दो मैंने आपको पढ़ाए थे, यूनिट टेस्ट और वीकली टेस्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको कई शब्द ये बोर्ड वाले एग्जाम सर, जिसमें मार्क्स मिलते हैं। सरकार, सत्र के अंत, रैंक, ग्रेड और उपलब्धि, पास या फेल, ये किसके अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे, समेटिव के अंदर। और उसने पूछा कल पेपर कौन सा है, रैंक या ग्रेड। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, इसको एक बार आप चाहो तो एक बार समझा दूं आपको। एक उसने पूछा आरटीई कब आया है, 2000 लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 2010। एनईपी पूछ रहा है 2020। एनईपी 2020 किस पर बल दे रही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर। इसकी संरचना कौन सी है, 5+3+3 5+3+3+3। अच्छा 3 देख लो। अच्छा एक बात मान लेते हैं, हम आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछ ले, अगर वो मानते हैं स्वतंत्र भारत की एनईपी अब तक कितनी आ चुकी है, स्वतंत्र भारत की एनईपी कितनी आ चुकी है, 4 4। थोड़ा लग रहा है, नाम बताएंगे थोड़ा अपना। स्वतंत्र भारत की एनईपी 4 बता रहे थे आप, 4 बताएं थोड़ा कौन कौन सी है? 3 2 आई थी सर, एक इंदिरा गांधी वाली आई थी, एक राजीव गांधी वाली और एक ये वाली। हाँ, तो अब 3 कलर कर दें। देखो एक आई थी 1968 में, एक आई थी 1986 में और एक आई है 2020 में। इसकी जो जनक है वो कौन है, इंदिरा गांधी। ये राजीव गांधी इसकी जनक कौन है, राजीव गांधी। और इसके जनक कौन है, डॉक्टर रंग कस्तूरी रंगन। कस्तूरी। अब उसके बाद उसने पूछा मोटिवेशन। देखो अब देखो मैं वही वाली बता दिया ना, उसने केबीएस में रखा है ना एचपीएससी में मोटिवेशन वाला रखा है, जो भी मैंने पूछा था कि सब भूख प्यास और आंतरिक आग्रह क्या है, मोटिवेशन वाला जो आरोपेड़ा वाला है।
आपने हमें मोटिवेशन तो नहीं करवाया ना? अभी करवाया, उस सिलेबस में नहीं करवाया, देख लेंगे। देखो अब उसने पूछा कि मोटिवेशन जो अपेड़ा है उसके फैक्टर भी पूछे होंगे शायद उसने कि फैक्टर कितने हैं, तो इसके 4 फैक्टर हैं, आवश्यकता, अंतर्मुख, प्रोत्साहन और अपेड़ा, तो 4 का भी 3 मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है जो मोटिवेशन जो होती है वो आंतरिक होती है बाह्य होती है? मोटिवेशन कैसी होती है? सर मोटिवेशन इंटरनल दोनों ही हो सकती है सर, इंटरनल से भी मिलती है सर, एक्सटर्नल से भी मिलती है सर। अच्छा कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो बाहर रूप से मिली हो आपको। कोई दूसरा सर जैसे सर हमारा पेपर होता है तो हम जैसे हार मान लेते हैं तो हमारे बड़े हमें समझाते नहीं है, ऐसा नहीं है ये वो। मतलब आप हिम्मत हार रहे हो, आपके पापा ने सब कुछ समझाया है, तो बाहरी होगी, बाहरी होगी, ये वाला बोलना चाह रहे हैं? बाहरी तो होती है जब हमें लालच दिया जाए कि भी अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे तो मतलब एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए सर वही कि आपकी जॉब लग जाएगी, पढ़ो बेटा, ये वो मिलेगा, ये मिलेगा। एक श्वेता नाम की लड़की है, ठीक है, ये हिम्मत हारने वाली है, तभी इसके पापा आए कि बेटा अभी एक बार और मेरे कहे से तैयारी कर ले, एक बार मेरे कहे से, और मुझे आपकी बार ऐसा लग रहा है कि आपकी बार तुम सक्सेस हो जाओगे, और श्वेता नाम की लड़की वो तैयारी स्टार्ट कर देती है और वो सक्सेस हो जाती है। इसको आंतरिक बोलिए, बाह्य बोलिए? बाहरी बोलेंगे सर। बिल्कुल Yes, श्योर sir. श्योर। अच्छा पापा ने लेकिन सर वो जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा सर वो कैसे तैयारी करेगा? अब कैसे बात आ गई, अब कैसे आ गई? ये दोनों हुई ना, ये नहीं, तो बोल दोनों होती है। अब उसी बात को डिफेंड कर रहे हैं, जो मोटिवेशन जो होगी वो आपको आंतरिक ही है, क्योंकि आपको कितना भी लालच दिया जाए, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी और आप आंतरिक रूप से जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आप किसी कार्य को कर नहीं सकते। और जो आप जिस बात को कह रहे हैं वो बाह्य वाला है, उसको एक नाम दिया गया है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक का मीन्स होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है हाँ भाई ये वाला क्षेत्र मेरे लिए अच्छा है, मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूँ। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए एक श्वेता नाम की लड़की है, उसके पापा ने वाली बात बोली कि बेटा अगर तू एचपीएससी का टेस्ट निकाल लेती है तो मैं तुझे एक एक्टिवा पे करूंगा। अब ये जो एक्टिवा है ये बाहरी है, अब ये जो बाहरी है ये किसका कार्य कर रहा है? अभिप्रेरक का कार्य कर रहा है, और आपको अंदर से मोटिवेट तब होना पड़ेगा जब आपको बाहर से कोई कंट्रोल करता है, कोई प्रेस करता है। लेकिन जो बाहरी दबाव होते हैं उसको हम अभिप्रेरक कहते हैं, और जब तक हमारे अंदर से हम स्वयं तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। और जब हम स्वयं अंदर से स्वयं के लिए मोटिवेट हो गए उसको क्या नाम देंगे? किसी के कहने से मैं आपसे ये वाली अच्छा एक बात बताएं, हेलो पता नहीं कौन आ मेरे प्रश्न है, ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ऐसा मैं इस बारे में बिल्कुल जानना नहीं चाहती, कौन सा फील्ड है? मेडिकल। मेडिकल है। अभी हम आपको किसी सरकारी डॉक्टर का एमबीबीएस की डिग्री देके बिल्कुल ऑन द स्पॉट सरकारी डॉक्टर बना दे तो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं 1,50,000, यस और नो, ज्वाइन करेंगे? सोचूंगी सर इतनी जल्दी। हाँ देख लो, सोचने लगे, इसका मतलब अंदर से मोटिवेट होना प्रारंभ कर दिए हैं। और जब तक नहीं कर सकते, अभी आपने बोला सोचेंगे, जब तक आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाएंगे। जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे क्या हो जाएगी? मोटिवेशन। अभी मान लेते हैं कि आपके ऊपर एचपीएससी के ऊपर एचपीएससी हरियाणा पब्लिक की जो भी हरियाणा सरकार है वो आपसे ये वाली बात बोल दी कि आप एचपीएससी का जो एग्जाम है आप निकालिए और समाज सेवा करिए, हम आपको 500 रुपए पर मंथ देंगे आपके खर्चे के लिए। कितने लोग तैयार होंगे इस वजह से? एक भी नहीं। कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि एचपीएससी निकालने का मतलब ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और 80 से 90 हजार आपकी सैलरी मिलेगी। ये जो अंदर से आवाज आई है कि एचपीएससी निकलेगा तो असिस्टेंट बनेंगे, ये तब आई है जब अंदर से तैयार हुए हैं। और अगर यहाँ पर 500 कर दें तो अंदर से आवाज आई हटा दूसरी देखिए, ये है जब तक ऐसा कोई कार्य जिसको हम अंदर से करने के लिए प्रेरित हो जाए तब तक हम मोटिवेट नहीं होते। और जो बाहरी व्यक्ति है, बाहरी शक्तियां हैं जिसको देखकर हमारे मन में लालच आता है, उसको अभिप्रेरक नाम दिया गया, जिसमें कल पढ़ा वो पूछिए। सर जैसे मैं अपनी गुड़िया से कहती हूँ पढ़ेगी तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, अपना होमवर्क कंप्लीट कर देगी तो चॉकलेट दूंगी, तो वो क्या ये अभिप्रेरणा है? अभिप्रेरक है? देखो आप जो चॉकलेट दे रहे हो वो अभिप्रेरक है, और वो अंदर से कहें 1 घंटे तो पढ़ना, ये चॉकलेट तो मिलेगी नहीं सर वो नहीं करते अंदर से, वो चॉकलेट की वजह से ही अपना काम करते हैं। कैसे? इसमें से वो चॉकलेट की वजह से ही करते हैं सर। नहीं तो सर वो करेंगे भी नहीं। अरे मैं आपसे एक बात ही बोल रहा हूँ कि वो चॉकलेट की वजह से तो कार्य कर रहे हैं। यस सर, अंदर से नहीं होती सर, क्या हम काम करते हैं। पेट नहीं बुलाता है कि चॉकलेट मिल खाने के लिए मिल तो ये फ्री में करवा लो तो नहीं करेंगे, ये वाली बात है। हाँ प्रेरणा जो होती है हमेशा आंतरिक रूप से। तो भाई मोटिवेट हो रहे हैं सर इस तरह से। देखो वही वाली बात, मैं आपको एक बात बता, अहोप्रेरक के बिना तो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। देखो ये अवगुण जो प्रारंभ होती है ये यहाँ से होती है लालच से। अगर लालच बड़ा होगा तो ज्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा, लालच थोड़ा होगा थोड़ा मोटिवेट होना पड़ेगा। आईएएस को लालच है तो जरा मेहनत करनी पड़ेगी, और आईएएस को ना लालच थोड़ा लालच थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये एग्जांपल बहुत आता है सर कि भी बच्चे को पिताजी कहता है कि अगर तुम इस बार फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा। हाँ इनको हम किसमें पढ़ाएंगे? पता जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आंतरिक अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक है, जन्म जाते हैं अजित है। सर विज्ञापन और प्रचार भी आएगा पेपर में, ये नहीं करवाया आपने। विज्ञापन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है सर? ये तो कराया था सर ने। अरे मैडम जी ग्रेप वाइन अभी सुने मैंने पढ़ा है, ग्रेप वाइन जो आप समझ रहे हो अनौपचारिक कहलाता है, और मैंने आपको इसका एक शब्द का ये बताया था। सर अनौपचारिक में नहीं सर, हाँ सर अनौपचारिक में। मैडम जी बोलने तो दें। ग्रेप वाइन संप्रेषण जो होता है वो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, और इसको वह संप्रेषण माना गया है जब संदेश अपना अर्थ खो देता है, अपना अर्थ खो देता है। यानी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जब संदेशकर्ता के द्वारा यानी जब सेंडर्स के द्वारा रिसीवर को दी गई बात रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ ही चेंज हो जाए कि मैंने बोला कुछ और आप तक कुछ और पहुंचाया। और इसका ये वाली बात बताई थी कि मान लीजिए मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, इसकी क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और उसमें से 4 आज आए हैं और 1 एब्सेंट हैं, तो मैंने एक स्टूडेंट से ये वाली बात बोली कि उस स्टूडेंट से बोल देना कि कल वो फीस लेकर आए, तो दूसरे स्टूडेंट ने जाके ये बात बोली कि सर ने ये बात बोली कल जावे तो फीस लगेगी और नहीं तो जाना मत। मैंने बोला कुछ और था और उसका अर्थ कुछ और निकल आया, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? ग्रेप वाइन कहलाता है। और ग्रेप वाइन संप्रेषण किसके अंतर्गत रखा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत रखा जाता है। सर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन करवा दिया आपने? मैडम कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं करवा दिया। तो ये सप्लीमेंट्री ये मोटिवेशन वाले सारे टॉपिक करवाना सर, सब में से आ रहे हैं क्वेश्चन तो। कौन से? मोटिवेशन सर। हाँ मोटिवेशन करवाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा उसने बोला ये वाला सर अनुदेशात्मक योजना कौन सी होती है? प्लान करते हैं प्लान करते हैं प्लान करते हैं। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। और सर जैसे यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान, ये सुने ये क्या है सर? ये भी तो नहीं हुआ यूनिट प्लान वाला, ये भी तो नहीं अरे हुआ। मैंने कब बोला क्या हुआ? पहले सुने ना, पहले मेरी बात सुने। कल वाला क्वेश्चन देखें, उसने पूछा कि एक छात्र में हम समझ का विकास करना चाहते हैं, समझ का विकास करना चाहते हैं या समझ के स्तर को लेकर आना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एवल्यूएशन का प्रयोग करेंगे? फॉर्मेटिव सर। लोकल ने इसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मेटिव।
अगर इसकी जगह मैं एक शब्द और लिख दूं व्यवहार परिवर्तन, सर एक वो भी नहीं करवाया आपने 6C और ये 7C एंड 4S, ये क्या होता है सर? ये टॉपिक भी आता है पेपर में। ये वाला 4 है 3R। नहीं सर, एक 7C एंड 4S वो कम्युनिकेशन होता है सर। अरे मैडम करवा दिया सर। मैंने बोला आता नहीं पहली बात तो ये, लेकिन मैंने जो आपको कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस पढ़ाई है ना, आप उसको देखना एक बार, उससे मिल जाएगा, ज्यादा क्या होता है सर ये बता दो 7C 4S? कल बताता हूँ उसको। थोड़ा इसको होता है पहले। तो ये समझ वाला बताना एक बार, ये ऊपर समझ वाला बताया था जो आपने। देखो समझ वाले का मतलब ये होता है जब हमारी क्लास चल रही हो और उस क्लास में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हो, तो उन व्यक्तियों को अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो अगर गलत बता रहा है तभी उनको दोबारा से सही करने का जो मौका दिया जा रहा है, वो हमेशा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, जो एक अध्यापक द्वारा अपनी क्लास में किया जाता है, जो एक अध्यापक द्वारा अपनी क्लास में किया जाता है। मान लीजिए मैंने आज आपसे ये पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपने गलत बताया, इसका आंसर बताइए, इसका गलत बताया, इसका आंसर बताइए, इसका, यानी कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप गलत बता देते, कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप सही बता देते हैं, फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कल और पढ़कर आना। तो वो कौन सा मूल्य इवैल्यूएशन चला है? वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चला है। लेकिन ये वाला जो इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, ये तो लास्ट में होगा ना, सत्र के लास्ट में, और जो आपको पास या फेल कर रहा है वो आपको दोबारा कोई मौका ही नहीं दे रहा कुछ करने के लिए। लेकिन जब व्यवहार परिवर्तन और समाज और संशोधन, ये कौन से वाले में कर रहे हैं हम, वो आपको समझना है। इस वाले में कर रहे हैं, कौन से वाले में कर रहे हैं? फॉर्मेटिव वाले में कर रहे हैं। देखो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है, दोनों को मिला के पूछा है। सर व्यवहार परिवर्तन भी फॉर्मेटिव में आएगा। फॉर्मेटिव में यार, इसमें कैसे जाएगा? संशोधन भी सर, एक बार ये दोबारा बता दो कैसे आएगा इसमें संशोधन। संशोधन अभी सुने, एक चीज बता रहा हूं, सुनो, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको मैं बार-बार लिखता भी हूं। सरकार सत्र के अंत उपलब्धि, पास जब इस वाले वैल्यूएशन की बात होगी तो ये वाले शब्द चलेंगे, इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में आए वो आपको फॉर्मेट करना है। आप समझना, देखो अब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, तो थोड़ा मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। फॉर्मेटिव तब होगा जब मान लीजिए क्लास चल रही है। अब क्लास चल रही है तो एक छात्र के व्यवहार में संशोधन भी कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट भी ले सकते हैं, वीकली टेस्ट भी ले सकते हैं, और ये समझ लीजिए आपको सुझाव भी दे सकते हैं, आपकी समझ का भी विकास कर सकते हैं। ये जो सारे काम कर रहे हैं उसके आपके व्यवहार में परिवर्तन भी कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर देते समय थोड़ी आप डरपोक बन जाते हैं, तो थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। ये सारी बातें हम कब कर सकते हैं आप लोगों से? जब आपकी क्लास चल रही होगी, जब आपकी क्लास चल रही होगी। लेकिन मान लीजिए आपको डर लग रहा है, तो लगता है सरकार को क्या मतलब है, अगर आप पेपर करेंगे पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो फेल जाएंगे। लेकिन आपके अंदर इन सब चीजों का, इन सब वस्तुओं का, इन सब तत्वों का जो विकास एक अध्यापक करेगा तब करेगा जब आपकी क्लास चल रही होगी। जब आपकी क्लास चल रही है तो फिर कौन से वैल्यूएशन का प्रयोग किया जा रहा है? फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, दो और पढ़ाए मैंने आपको, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, यानी निदानात्मक, इनका पता है, इनके भी आ रहे हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक, इन दोनों को याद करके जाना। निदानात्मक और उपचारात्मक में क्या हो रहा है? निदानात्मक इस पार्ट में क्या करते हैं सॉल्यूशन और उपचारात्मक में उसको सॉल्यूशन ढूंढ के उसके काम उसके अगर यहाँ पर ये पूछे कि समस्या का पता किसमें लगा रहे हैं, समस्या का पता किसमें कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक और पता लगाकर दूर किसमें कर रहे हैं, पता लगाकर दूर किसमें कर रहे हैं, रिमेडियल में। रेमेडियल में। और मैंने आपको वो भी अभी बता दिया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग, ये भी आपको पता है, एज लर्निंग वो रूप में बता दिया, बताया मैंने, असेसमेंट फॉर लर्निंग और लर्निंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखो एक तो ये एक, इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक साथ में चलता है और ये दोनों एक साथ में चलते हैं, यानी ये 6 मैंने आपको बताया, 6 में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो 2 साथ-साथ में चलते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना पूछ लीजिए, नहीं तो मिलते हैं टाइम हो गया सर। सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल में क्या आते हैं सर? जी? सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल में मटेरियल किसे कहते हैं पहले ये बताएं? सामान सर। शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री में आपको 3 प्रकार की पढ़ाएंगे। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की पढ़ाएंगे। कौन-कौन सी पढ़ाएंगे? एक पढ़ाई है ऑडियो, दूसरी पढ़ाई है वीडियो और तीसरी पढ़ाई है ऑडियो वीडियो। इन पे हम कल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइम हो गया सर। हाँ, कल डिस्कस करते हैं।